Namaskar, everybody. A very warm welcome and a good afternoon to all of you. Am I audible to all of you? अन्नू जी, पूजा जी, भूपति जी, कोमल जी, मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। बताइए, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हाँ? कल के जो हमारे लेक्चर थे उससे कोई डाउट्स, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन बताइए। कल जो हमने किया था उससे कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स? हाँ जी, मैंने आपसे पूछा यदि कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कितना कार्य किया है बताइए। वो मैप जो क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं वो क्वेश्चंस आप कब करके दे रहे हैं? रोहित आ चुका है? रोहित, कोमल जी, हाँ जी सर। क्या हो रहा है? ये बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? हाँ, कोमल जी, हाँ जी सर। बोल क्यों नहीं रहे? आंचल, आंचल जी, राजीव जी, यस सर। मैंने कहा कल जो हुआ था कोई कष्ट है उसमें? यस सर। जो कल जो हमने क्वेश्चंस डाले थे, जो क्वेश्चंस डाले थे परसों भी डाले थे, उनका क्या हुआ है? कोई क्वेश्चन आंसर लिखा किसी ने एक आध? हाँ, यस सर, आई हैव शेयर्ड। राजीव जी, यस सर। आपने लिखा कुछ? सर मैंने ग्रुप कल ही ज्वाइन किया। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया है। कल का लेके कल जो हमने किया उस पर कोई डाउट? हो सर। कल हमने कहां तक कवर किया था? गवर्नर तक सर। कौन सा गवर्नर? ब्रिटिश गवर्नर। क्या कह रहे हैं? कौन सा गवर्नर जनरल हमने किया था कवर कल लास्ट में? वॉरेन सर। हाँ, वॉरेन। वॉरेन हमने कल कवर किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स, यस सर। हाँ, कल हमने वॉरेन हेस्टिंग्स कवर किया था ना। यस सर। तो आज हम उसके आगे चलेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल हैपनिंग व्हेन वी क्रिएट ए सुपर स्ट्रक्चर फॉर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. कॉर्नवालिस इज क्रिएटिंग ए सुपर स्ट्रक्चर, बट बिफोर गोइंग इनटू सुपर स्ट्रक्चर हम एक ओवरव्यू लेंगे व्हाट वाज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ ओरिएंटलिज्म. क्या? ओरिएंटलिज्म. ठीक है जी. मैं विजिबल हूं आप सब लोग को? स्क्रीन विजिबल है? बताइए. यस सर। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं. तो बात ये समझिए, मैंने पहले भी ये शब्द आपको बताया था, दुभाषी. दुभाषी मतलब टू लैंग्वेजेस, यानी दुभाषिया. दुभाषी मतलब दुभाषिया, जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं. ठीक है जी.
जिसको मल्टीपल लैंग्वेज आती है उसको हम क्या कहते हैं? दुभाषिया, दोभाषी। बंगाल में एक सज्जन थे, उनका नाम था अखुंड। अखुंड एक टीचर थे और ये कह लीजिए उन्होंने लेटर्स और राइटिंग्स में पर्शियन लैंग्वेज का यूज किया और टाइम के साथ बंगाली लैंग्वेज भी उभरने लगी थी, बंगाली। ये सब बातें 18th 19th सेंचुरी की हो रही हैं। हमें वकील टर्म पता है, आज हम कहते हैं वकील माने लॉयर, लेकिन उस टाइम था वकील माने कॉन्फिडेंशियल एजेंट। कॉन्फिडेंशियल एजेंट का मतलब था वकील। ओके, और वो क्या काम था उनका? उनका काम था निगोशिएशंस का। यानी कि इंडियन वकील हो सकते हैं? बताओ, इंडियन वकील हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सर हो सकते हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल। तो इंडियन वकील थे और ब्रदर्स भी थे कई बार, जैसे राम शेणवी। राम शेणवी जो है वो शिवाजी के टाइम पे पोर्तुगीज के साथ निगोशिएट करते थे। ऐसे ही नारायण शेणवी, उसको इंग्लिश भी आती थी, वो कंपनी का लिंग्विस्ट था। कंपनी जो चाहती है उसको वो इंटरप्रेट करके बताएगा। यानी कि 17th सेंचुरी यूरोपियंस इंडिया में जो रह रहे हैं, दे आर बाय साइंस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जानते थे कि इंडियन लैंग्वेजेस नहीं है, दीज आवर आवर वे टू प्रॉफिट। सो लैंग्वेज वाज सीन एज ए कमोडिटी। इट वाज सीन एज ए कमोडिटी। जैसे विलियम वॉट्स, हेनरी वैंसीटैट, ल्यूक स्काफ्टन, ये सबको क्या थे? लिंग्विस्टिकली प्रोफिशिएंट थे ये। और आप कह सकते हो रॉबर्ट क्लाइव ऐसा नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव को पुर्तगीज ट्रेड लैंग्वेज तो आती थी, लेकिन बाकी चीजों के लिए वो बाकी और लोगों पे डिपेंडेंट था। विलियम जोन्स जो है, ही वॉज डूइंग ग्रामर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। ग्रामर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिंदू लॉज भी क्रिएट किए जाएंगे। हिंदू लॉज जो पहले से हैं, उनको अगर ब्रिटिश को अपने हिसाब से करना है तो उन्हें बाकी काम करना पड़ेगा। हिंदू लॉज, इसीलिए प्लीज समझिए, हिंदू लॉज को क्या किया जाएगा? रिस्पेक्टेबल पंडित्स की कमांड के अंदर री इंटरप्रेट करेंगे। दे विल बी री इंटरप्रेटेड, कंपाइलेशन होगी उसकी, और साथ में क्या होगा? शास्त्रिक लिटरेचर। शास्त्रिक लिटरेचर जो है वो क्रिएट किया जाएगा। और शास्त्रिक लिटरेचर के कंपाइल करने के लिए किसको लिया? हेलहेड को लिया। और हेलहेड ने ट्रांसलेट किया और उसने क्या क्रिएट किया? उसने क्रिएट किया विवाद रणव सेतु। विवाद रणव सेतु उसने क्रिएट किया। यानी कि एक तरीके से उसने लीगल टेक्स्ट क्रिएट कर दिया। लीगल टेक्स्ट, ब्रिटिश ने क्या किया? एक लीगल टेक्स्ट क्रिएट कर दिया, इसको कहा विवाद रणव सेतु। अब आप जानते हैं हिंदू लॉ, दयाभाग, मीताक्षर,
दोनों में डिवाइड हो गया, बनारस और मिथिला में आ जाएगा आपका दया भाग, और मिताक्षर आपका आ जाएगा महाराष्ट्र और द्रविडियन लैंड में। तो एक सिस्टम बन गया जी। ब्रिटिश आते ही जो है, दे नो दैट द रूट ऑफ द गवर्नेंस गोज थ्रू दीज आइडियाज, दैट इज व्हाई दे आर फोकसिंग ऑन दिस। लेकिन इसके अलावा भी चीजें हुई, जैसे क्या हुआ, चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया, डिसाइफर किया गुप्ता स्क्रिप्ट को, डिसाइफर किया। ब्राह्मी एंड खरोष्टी, वो किसने डिसाइफर की, जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर की। पियादसी कौन था, अशोक था पियादसी। उसको आइडेंटिफाई किया अशोका के साथ, कंटेम्प्रेरी किंग के साथ। इवन आपका एक स्तूपा था, उसका नाम है मणि खालिया स्तूपा। ये भी किसने किया, ये भी आपके ब्रिटिश ऑफिसर्स ने किया। अभी मणि खालिया स्तूपा, इंडस वैली के वहां पर जो साइट्स थी उनको ढूंढा जाना, और बुद्धिस्ट रिलीक्स, यानी कि कुशाणास के टाइम पीरियड तक जो हो रहा है वो, ये सब का सब अभी आइडेंटिफाई हो रहा है। ओके, जेम्स फर्ग्यूसन एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, उनकी किताब भी है रॉक कट मॉन्यूमेंट्स के ऊपर। रॉक कट यानी कि ऐसे स्मारक जो पत्थर को काट कर बनाए गए हैं, रॉक कट। जैसे आपका धौली रॉक एडिक्ट, कहां है धौली, उड़ीसा, धौली रॉक एडिक्ट। ठीक है जी। न्यूमिस्मेटिक्स में भी ब्रिटिश ने काम किया, कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम, अभी हम देखेंगे। फर्स्ट सर्वेयर, ही वाज द फर्स्ट डीजी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द फर्स्ट डीजी, फर्स्ट डीजी 1850s में होगा ये। ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आप लगा लीजिए इंस्क्रिप्शंस भी पूरे इंडिया में, इंस्क्रिप्शंस भी हो गए, टेक्स्ट भी हो गए, साथ में जो है मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स भी हो गए। मेगालिथिक यानी स्टोन मॉन्यूमेंट्स, यानी लार्ज स्टोन्स विच आर फाउंड इन साउथ इंडिया बेसिकली। वो सब के सब किसने किए, ब्रिटिश ने किए। ब्रिटिश ने जो है प्लानिंग, आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन, ये सब चीजों को निकाल के लाए। सो बेसिकली दे आर क्लेमिंग दैट वी आर आइडेंटिफाइंग यूर ग्लोरी ऑफ पास्ट। सो यू वर ग्रेट इन द पास्ट, we agree you were great in the past, but now we are great, and that is why you are in decay. So in order to have your glory back, you need to learn. And who will teach you? ब्रिटिशर्स will teach you. ये टीच कर रहे हैं जी आपको। इंसेंट हमें जो हमारे पास्ट है, इसको ब्रिटिशर्स को क्या नीड थी कि इसको ग्लोरीफाई करने की? इसको भाई, ब्रिटिशर्स को इंटेंशन क्या थी सर? किस चीज की? ग्लोरीफाई द इंडियन पास्ट सर। इवन फॉर्म ऑफ आप बता रहे हो इंडियन माइथोलॉजी, एंड हम देखते हैं कि साइक्लिक ऑर्डर था, पहले बट उन्होंने उसको मैं समझ गया आपकी बात को, समझ गया पहले। लेकिन आप मुझे बताओ कि इंडियंस को अपने पास्ट के बारे में पता था कि नहीं पता था? इंडियंस को सर पता था, लेकिन हम देखते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं था सर। एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर देखने के लिए मिलता था हमें, मतलब साइक्लिक ऑर्डर। हाँ, नहीं क्या मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं था, साइक्लिक ऑर्डर में मिलता है? क्या बोल रहा है भाई? हमारा जो सर हम एक मिनट, पहले हाँ या ना में जवाब देते जाना।
हमारा पास्ट हमें पता था कि नहीं पता था? हाँ या ना में बोलो, ब्रिटिश के आने से पहले। सर डेट्स के टाइमलाइन क्लियर नहीं थी सर। ओहो भाई, क्वेश्चन को नहीं समझ रहा। मैं टाइम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। टाइम का पता होना, कोई पास्ट का पता होना। आप ये बताओ हमें, भारतवर्ष जो भारत है, देश है जो, उसके बारे में ब्रिटिश के आने से पहले हमें पता था कि नहीं पता था? नहीं पता था सर। सर हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि क्या टाइमलाइन, हमें कुरान की फॉर्म में पता था सर कि हम वेदों को पढ़ सकते हैं या फिर इस तरह से, बट एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर टाइमलाइन का रेफरेंस नहीं पता था। नहीं वेदस नहीं, को क्या कहें पता था ही नहीं, पता था क्या। हाँ बात आपकी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ, हमारा एक साइक्लिकल कॉन्सेप्ट है समय का। जैसे अभी कलयुग चल वो रहा है, बोलना चाहते हाँ तो वो कलयुग तो था, लेकिन कलयुग एक कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? कॉन्सेप्ट सर, कॉन्सेप्ट है कि चेंज इन सोसाइटी हम उसको कंसीडर कर लेते हैं एज अ कलयुग। नहीं, उसमें तो लिखा गया है कि इतने वर्षों बाद कलयुग आएगा। वो तो साइंटिफिक है एक तरीके से। तो आज वो का जो पंचांग कलयुग के है, हिसाब से है। क्या राजीव? जो पंचांग वगैरह होते हैं ना सर, हिंदू कैलेंडर वगैरह उनके। हाँ देखो, वो साइंटिफिक है सचिन। जो लूनर कैलेंडर के थ्रू और जो ज्योतिष के थ्रू। सर ये, हाँ बोलो बोलो बोलो। यस सर आप मैं क्लियर ये कह करा रहा रहे हैं। हूँ, सुन लो बात एक बार सर ध्यान ये से। पंचांग की बात कर रहे हैं वो तो सर। मैं बता यस रहा सर। हूँ बता रहा हूँ। पॉइंट ये है भाई, हमारा समय जो है वो साइक्लिकल इन नेचर था, चक्रीय समय। हमने युगों में समय को बांटा है, यस ठीक है? अब हमारी पावर इतनी नहीं थी, इसीलिए आ गया एडी और बीसी। एडी आ गया आफ्टर डेथ, बीसी आ गया बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट मर गया तो एडी शुरू हो गया, और उससे पहले हो गया बीसी। तो उनका हो गया लीनियर, यानी उनके में जीरो से शुरू होता है और माइनस में चले जाओ और प्लस में आ जाओ। ये हो गया जी यस आपका सर। रोमन रोमन कॉन्सेप्ट हो गया। अब रोम में तेरे कौन आए? रोम में आया एरिस्टोटल, आया प्लेटो आया, लेकिन तेरे यहाँ पे चरक भी आया, तेरे यहाँ सुश्रुत भी आया। इसीलिए आपने डॉक्टर की जो ओथ ली वो आपने हिप्पोक्रेटिस के नाम पे ली। ये आप कह रहे हैं भाई चरक की भी सुन लो। तो हम क्या है? ओरिएंट। हम हैं लैंड ऑफ ओरिएंट, यानी हम हैं एशियन सभ्यता। हम पुरानी सभ्यता हैं। हमारा सोचना, हमारा सोना, हमारी धूप, हमारी बारिश, वो यूरोपियन कल्चर से डिफरेंट है। पहली बात, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। आप समझे मेरी बात यस को? सर। आप यस वहां पे सर। सुबह खाओगे सैंडविच, साथ में पियोगे बियर। दोपहर को खाओगे सैंडविच, साथ में पियोगे बियर। शाम को खाओगे सैंडविच, शाम को पियोगे बियर। समझे? हर टाइम बियर पीते रहेंगे सर। पीते हैं भाई, कौन कह रहा है तेरे को? यूरोप का कल्चर है, दिन में आप हाथ में ग्लास लेके चलोगे, कल्चर है। ग्लास का मतलब पब का तो पूरा कल्चर है यूरोप में। हमारे यहाँ यस। ऐसा नहीं था। तो बात समझिए। तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा था, क्या हमें हमने हमारे इतिहास का ज्ञान था? तो हमें अपने इतिहास का ज्ञान था, उसका उसका। ज्ञान था सर। हाँ बिल्कुल। तो आपको एग्जाम के एंगल से वो प्रूव करना है। आपको समझना पड़ेगा कि रामायण और महाभारत थी, वेद भी थे, और उसको यस सर। भारत की हर रूलिंग पावर ने एक्नॉलेज किया। हर रूलिंग पावर ने एक्नॉलेज किया। यस सर। एक्नॉलेज क्या किया? एक्नॉलेज सर। करना पड़ा, मजबूरी। मजबूरी है। हमारे पास समाज जो एविडेंस थे है, उसके लिए। क्या? एविडेंस थे हमारे पास, रिटर्न था वो सब, इसलिए उनको सब कुछ, एक्नॉलेज करना वो एक पड़ा। अलग चीज है। हाँ हमारे पास रिटर्न हिस्ट्री है, मैं मान रहा हूँ, सबसे पहले हमारे पास ही है। लेकिन पॉइंट समझो। पॉइंट ये है कि रामायण और महाभारत जो है सारे मंदिरों में बनाई गई। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, प्राचीन मतलब खजुराहो के टेम्पल से लेकर, और उड़ीसा के टेम्पल से लेकर, और द्रविडियन टेम्पल से लेकर, कैलाश टेम्पल से लेकर, और उसके बाद आप कह लो नॉर्थ ईस्ट से लेकर, सब जगह रामायण और महाभारत के पैनल हैं। सर वो ठीक है, समझ गया कि हमारा इतिहास भी था चाहे कैसा भी था। बट कैसा भी सर क्या था? अच्छा था? कैसा भी क्या होता? सुन तो ले, पहले पूरी मंथ बात की, तो सुन ले यार। ओके सर। अब क्या हुआ? वो रामायण और महाभारत जो है आपके मुगल काल में भी बनाई गई। उन्होंने भी मिनिएचर बनाए, कहानियां लिखी। हमारे पंचतंत्र, हमारा हितोपदेश, हमारा जीरो नंबर, हमारा अलजबरा, ये सब जो है यहां से ट्रेड के थ्रू और नॉलेज के थ्रू बाहर गया। अरब के पास गया, और अरब के पास से यूरोप में गया। ठीक है जी? ऐसा हो रहा है 15वीं 16वीं शताब्दी तक। तब तक हम हैं, 16वीं शताब्दी तक हम हैं, 17वीं शताब्दी तक हम हैं। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर वो नहीं है जो आज है। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद दो चीजें आती हैं जो अब से पहले पूरे विश्व में कभी भी नहीं थी। एक आया कैपिटलिज्म,
पूंजीवाद, और एक आया आपका मॉडर्न सोसाइटी, जो आधुनिक समाज जो है ये पूंजीवादी, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो पूंजीवाद, और जो इकोनॉमिक सिस्टम है पूंजीवाद आ गया, एक तरफ कैपिटलिज्म आ गया। कैपिटलिज्म, इंडिया में कैपिटलिज्म नहीं था, इंडिया में कैपिटलिज्म था नहीं था। तो इंडिया में इसीलिए एंशिएंट टाइम पे क्या लिखे गए, नाटक लिखे गए, नाटक लिखे गए, कहानी लिखी गई, पहेली लिखी गई। लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए, नॉवल है एंशिएंट इंडिया में? नॉवल आप नो कैसे सर। नॉवल पढ़ रहे हैं? है नॉवल? नो सर। नहीं है, क्योंकि नॉवल मॉडर्न लिटरेचर है। तो हमारा जो हिस्ट्री है उसका कॉन्सेप्ट अलग था। यूरोप की जो हिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग है उसका इवेंट बेस्ड हो गया, इवेंट हो गया वो। उन्होंने इवेंट बेस्ड हिस्ट्री, इवेंट बेस्ड है यूरोप की हिस्ट्री, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो वो ऑब्जेक्टिविटी लेके आ गए उसके अंदर। हमारे यहाँ पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारे यहाँ सिस्टम इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए जब यूरोप इंडिया में आता है तो उन्होंने इतनी सारी डिस्कवरी देखी। उन्होंने देखा भैया हमने तो आज तक सोचा भी नहीं है, ये तो यार 1000 साल पहले करके चले गए। उन्होंने अजंता की गुफाएं देखी तो चक्कर खा के गिर गए, चाह कर भी नहीं तोड़ पाए, चाह कर भी नहीं तोड़ पाए। मतलब इंसानियत ना होने के बावजूद भी उनमें इंसानियत जाग गई। तो मतलब सिर्फ सिर्फ उनकी इंटेंशन नहीं थी, उनकी मजबूरी थी इसको साथ लेकर चलना, वो इग्नोर नहीं कर सकते थे चलना इतने ही सारे पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, बिकॉज दे वर नोइंग कि दीज पीपल हैव समथिंग, दीज पीपल हैव ए ग्रेट कल्चर इन द पास्ट। लेकिन अगर आप उसको ग्रेट बोल दोगे, आप उसको ग्रेट बोल दोगे, तो ये दबेंगे कैसे? ओके सर। तो यानी कि वो बोलने लगे ग्रेट तो तुम हो, मतलब सचिन ग्रेट तो है, सचिन का मोरल तो हाई होना चाहिए, लेकिन उसकी चाबी मेरे हाथ में होनी चाहिए। यस सर। जब मन करेगा मैं सचिन को डाउन कर दूंगा और जब मन अप कर दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, बिकॉज द मेन पर्पस इज एक्सप्लॉइटेशन, मेन पर्पस इज प्रॉफिट इन इंडिया। तो कल्चर इज ए टूल, कल्चर इज ए कल्चर एज टूल। ए, हाँ बोलो। ओके ओके सर, कल्चर जो था उन्होंने एज ए टूल यूज करा था फॉर प्रॉफिटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान में रखोगे तो 50 चीजें ऐसे याद हो जाएंगी। ओके सर। देखिए कोई भी चीज जब याद की जाती है, आप तो कार्य कर रहे हो, आप तो एक सरकारी ऑफिस में भी हो, सारी फाइलें, सारे टेब सब याद थोड़ी ना रखना पड़ता है। एक सेकंड में तेरे को पता रहता है कहाँ पे क्या है। एक सिस्टमेटिक रूटीन में आ जाती चीजें सर। तो सेम इज विद द एग्जाम, एग्जाम का रूटीन डिफरेंट है लेकिन वो रूटीन ही है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। तो पॉइंट ये है भाई, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूं अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया। आप उसके बैठने का स्टाइल देखो, आप उसके काम करने का स्टाइल देखो, तो आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है। ये है जी आपके अलेक्जेंडर कनिंघम, दिखाई दिए? हाँ, यस सर। ये है अलेक्जेंडर विजिबल है। कनिंघम। अब फोटो किसके हैं देखो, चारों तरफ क्या रखा हुआ है? माल हमारा, कुर्सी पे ये महाराज बैठे हुए हैं। अब इन्होंने इसको ग्लोरीफाई, उन्होंने ग्लोरी किया, उन्होंने उसको चलो आइडेंटिफाई किया, अरे हमारे यहाँ तो था ही ये। हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? भाई हमारे यहाँ तो था ही ना ये। यस सर। यस सर। सर म्यूट है आपका। यस सर, म्यूट है। हो गया अनम्यूट, समझे जी? देखो ये पहली फोटो देखो, अभी देखो दूसरी। ये अलेक्जेंडर कनिंघम है जी, ये हमारे देश को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये हमारे मॉन्यूमेंट। देखो बैठने का स्टाइल देखो, ठीक है जी। ये देखिए जी, ये लद्दाख का पैलेस है, लेह पैलेस। ये देखिए जी, ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है उसका अपॉइंटमेंट का, जब अलेक्जेंडर कनिंघम को सर्वेयर जनरल बनाया गया।
अब आज भी इसीलिए हमारे यहाँ के अंग्रेजी सीखने वाले बच्चे कर्व 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 राइटिंग लिखना चाहते हैं। कोई बुराई नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहां तक मॉन्यूमेंट्स की बात है, मैं आपको मॉन्यूमेंट दिखाना चाहता हूं। मैं आपको एक पेज शो कर रहा हूं, आप उस पर देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। ये है आपका इंडस वैली, ये आपका जो टेक्स्ट बुक जो बनाई गई, डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट इंडिया। डिस्कवरी देखिए, क्या डिस्कवरी क्या बोल रहे हैं वो, डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट इंडिया, क्योंकि उनको नहीं पता था। जो हम आज जो एंशिएंट इंडिया की जो बात करते हैं, मतलब ऑब्वियसली हम भी ऐसे लिखेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, इवन हमारे जो इंडस वैली है वो भी जॉन मार्शल थे। तो जॉन मार्शल ने फिर उसको उनकी उनकी वो कहना चाहिए मुझे, उनकी अगुवाई में वो चीज आइडेंटिफाई की गई। तो राखलदास बनर्जी, आपने नाम सुना होगा, आर.डी. बनर्जी, जिनका एंशिएंट इंडिया में बहुत हुआ है, ये है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी जो हैं जुड़े हुए हैं आर.डी. बनर्जी साहब, जो इंडस वैली के उससे। ये देखिए साइंटिस्ट जो, मतलब जो हमारी ये जो डांसिंग गर्ल जिसको हम कहते हैं। तो पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट इज नॉट जस्ट आर्कियोलॉजी, इंपॉर्टेंट इज इट्स इंटरप्रिटेशन, कि उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। तो ब्रिटिश ने इंटरप्रेट किया, क्या ब्रिटिश ने इंटरप्रेट किया और अपने फायदे के लिए किया। ये है समझने वाली बात। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके जी। और 1784, हाँ जी बोलिए। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो भी लॉज अभी ब्रिटिश इंडिया में, बंगाल में जो लॉज आ रहे हैं, क्या वो सिर्फ इंग्लिश में होंगे कि वो संस्कृत में भी हो सकते हैं और उर्दू और पर्शियन में भी हो सकते हैं? बताओ आपका लॉजिक क्या कहता है, जल्दी बोलो। तो संस्कृत और उर्दू में भी हो सकते हैं। क्यों? आपने सही कहा, पर क्यों? क्योंकि सर जो जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, हम्म वहाँ पे नागरिक है, हम्म तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज होगी जिसमें उनको समझने में मुश्किल हो सकती है। हाँ बिल्कुल। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ब्रिटिश चाहेंगे कि उनके कानून को हर आदमी समझे? यस सर। हैं, ब्रिटिश चाहेंगे कि कानून को हर आदमी समझे? चाहेंगे, चाहेंगे क्योंकि अगर कानून बनाया जाता है तो उसमें सब नागरिकों को हक दिया जाता है कि उनको पता चले कि लॉज क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। बिल्कुल सही बात, आई एग्री एंड आई अप्रिशिएट दैट। बट क्या रियली में ये लॉज जो हैं, ब्रिटिश लॉज, वो इंडिया के वेलफेयर के लिए बनाए गए थे? नो सर। नहीं। तो पॉइंट ये है कि इंडिया के वेलफेयर के लिए भी नहीं बनाए जाएंगे, सारे के सारे बताए भी जाएंगे और यहाँ पे इंप्लीमेंट भी किए जाएंगे। और ये पोर्ट्रे किया जाएगा, ये किसके लिए किए जा रहे हैं? आपके लिए किए जा रहे हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं कि इंडिया में ब्रिटिश
जो है दे आर फॉर देयर ओन बेनिफिट, तो हम ये पाएंगे कि ये समझने में भी हमें 100 इयर्स लगे। और हमें पता तो लग गया मान लो कि बेनिफिट के लिए आए, लेकिन हमें प्रूव भी करना है कि वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है। ऐसा करने में हमें समय लगेगा। बात समझ आई जी? यस सर। अरे रोहित आया आज? रोहित नो सर। तो यार वो जो उसने तो कल नए वाली एंशियंट इंडिया, नए वाली मॉडर्न इंडिया की वो डलवा दिए हैं। पुरानी किसके पास है? पुरानी मॉडर्न इंडिया है, क्लास 8 एनसीईआरटी। I have in PDF format. तो आप उसके फोटो खींच के क्वेश्चन के पहले 4 चैप्टर्स के मैडम को भेज दो। हाँ चल जी, Okay, sir. अभी भेज देना क्लास खत्म होते ही। और कोई मैप हो ना बीच में, मैप, वो मैप भी भेज दो, मैप और क्वेश्चन चैप्टर्स के, ठीक है जी? Yes, sir. तो जी ये है बात, ठीक है जी। अब इसी चक्कर में कौन आ रहे हैं आपके? अब आपके आ गए कॉर्नवालिस साहब, 1786 से 1793। बीच में 1 साल के लिए एक जनाब और आए थे, उनका नाम था चार्ल्स मैकफर्सन। अब क्या होगा जी? इनका काम क्या है? इनका काम है टू क्रिएट सुपरस्ट्रक्चर, ऑन द स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। कमाल की बात यह है कि कॉर्नवालिस इतने महान थे कि उनको इन 1793 के बाद 1805 में दोबारा भी अपॉइंट किया गया इंडिया में, लेकिन दोबारा वो झेल नहीं पाए भारत के क्लाइमेट को, हार्श क्लाइमेट को, और वो गाजीपुर में ही यूपी में जो है खत्म हो गए। कल मुझसे किसी ने पूछा था कि मंगोल चंगेज खान क्यों नहीं इंडिया आया? किसने पूछा था? मैंने पूछा था। हाँ तो एक और भी है राजीव जी, इंडिया का जो हॉट क्लाइमेट है ना, हाँ जी सर। हाँ वो इसी वजह से नहीं आया था। वो चंगेज खान के घोड़ों को मार देगा वो। ये भी एक कारण है। इंडियन क्लाइमेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। अभी मुझे गाजीपुर बोलने से ये बात याद आई, गर्मी हिंदुस्तान की जो है बहुत अच्छी है। तो जी आई होप माय स्क्रीन शेयर है ना? No, sir. तो जी अब आ गए तो क्या करेंगे? पहली बात तो पिट्स इंडिया एक्ट को फॉलो करेंगे, देखते हैं कितना करेंगे नहीं वैसे ये। दूसरा ये क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करेंगे। तीसरा ये क्या करेंगे? लैंड रेवेन्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है। चौथा ये क्या करेंगे? जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करेंगे। पांचवा ये क्या करेंगे? आपका रीऑर्गेनाइज करेंगे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट को। ये सब क्यों हो रहा है? सो दैट ब्रिटिश सिस्टम इन बंगाल बिकम मोर एफिशिएंट, बिकम मोर रूटीनाइज्ड, become more practical, become more seamless, become more opaque to Indians। ये सब करेंगे जी। ये इसका मतलब ये है कि जो हमारे कॉर्नवालिस साहब हैं, ये जो हैं सबसे पहले जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये इनकी फोर्सेस ने घुटने टेक दिए थे, ये वहां से आएंगे और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आके नया एम्पायर क्रिएट किया जाएगा। जैसे वहां पे था बैटल ऑफ यॉर्क, उसमें इनकी सेनाएं हार गई थी और इसके बाद इनको यहां भेजा गया। अब जुडिशियल रिफॉर्म्स की पहले हम बात करते हैं। वी नो वेरी वेल, एक था आपका दीवानी अदालत, एक था आपका फौजदारी अदालत, उसके ऊपर था आपका
सदर दीवानी अदालत, उसके ऊपर था आपका सदर निजामत अदालत, और उसके बाद थे आपके एपेलेट कोर्ट। अब ये क्या करेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म्स में ये लेके आएंगे रेशियल सुपीरियोरिटी को, यानी कि भाई आप गोरे नहीं हो तो आपका गेम ओवर। ठीक है जी, आपका गेम ओवर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फौजदारी सिस्टम में यानी क्रिमिनल सिस्टम में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स टू बी प्रिजाइडेड बाय इंडियंस, जो पहले थे, मतलब इंडियंस जो थे, जो क्रिमिनल सिस्टम में जो फौजदारी सिस्टम में, क्रिमिनल सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो इंडियंस जिन पे प्रिजाइड कर रहे थे वो तो हो गए अबॉलिश। अभी जो कोर्ट थे ऑलरेडी जो फौजदारी सिस्टम में थे, इनको इन्होंने कर दिया अबॉलिश, बनाया नहीं अबॉलिश किया। इसकी जगह लेके आएंगे ये 4 सर्किट कोर्ट्स। 4 सर्किट कोर्ट्स आएंगे। कैसे बने ये, बाय डिवाइडिंग बंगाल इनटू 4 डिविजन्स। फोर डिविजन ऑफ बंगाल। अब 4 डिवीजन ऑफ बंगाल जो है वो होगा, और वो उन पे बैठेगा कौन, ब्रिटिश जजेस, वो बैठेंगे। अब ये जजेस जो बैठेंगे ये जाएंगे ट्वाइस एनुअली दे आर गोइंग टू विजिट द डिफरेंट एरियाज ऑफ बंगाल टू एडमिनिस्टर जस्टिस। अब अगर आपको अपील करनी है तो अपील जाएगी सदर निजामत अदालत में। अगर आपको इसके नीचे देखना है पेटी केसेस के लिए, छोटे मोटे केसेस के लिए, उसमें आपको इंडियंस को बिठाया गया था। इंडियंस आर गोइंग टू हैंडल ओनली पेटी केसेस, लोअर केसेस। ठीक है जी, ये बात आप जान लीजिए। दीवानी कोर्ट में क्या हुआ, दीवानी में ज्यादा एलोबरेट होगा। क्यों होगा ज्यादा एलोबरेट, हाँ बताइए। सर रेवेन्यू प्रॉफिट। वेरी गुड, हाँ प्रॉफिट है वहां पे, सारी चीजें तो बहुत एलोबरेट होगा। वो क्या होगा उसके अंदर, उसमें आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज आएगा उसमें, पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज क्रिएट की जाएगी, और सिविल कोर्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और साथ में प्रिजाइड कौन करेंगे, यूरोपियन ही प्रिजाइड करेंगे रेवेन्यू और सिविल मैटर्स के लिए। अब ये किसके सुपरविजन में होंगे डिस्ट्रिक्ट जज, ये होंगे आपके 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील, 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि ये 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील कहां हो सकते हैं, बताइए। हाँ, जो आप बोलोगे वही लिख देंगे हम। बोलिए जी। ब्रिटिश टेरिटरी में बनाएंगे जहाँ पे उनका अधिकार है। हाँ बात तो सही है, लेकिन ये तो आपका दिमाग सोच रहा है ना, मुझे जगह का नाम बोलो। कलकत्ता सर। बंगाल चलो एक हो गया कलकत्ता, एक हो गया आपका कलकत्ता, बहुत सही, चलिए मान लिया मैंने। 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील में एक मैंने कलकत्ता मान लिया। बॉम्बे से। सचिन ने बोला बॉम्बे, और बोलो जी। मद्रास। हाँ जल्दी जल्दी बोलो, बोलने में भी साल लगाओगे क्या। एक ने बोला कलकत्ता, राजीव, मतलब तू प्रोविंशियल कोर्ट जाके बनाएगा, हैं? चलो आंचल ने बोल दिया मद्रास, और बोलो इंग्लैंड, मद्रास, कलकत्ता, और बोलो भाई। हेलो, मुझे नाम लेके बोलना पड़ेगा फिर। अरे अनु और भूपति, तुम भी बोलो यार, बोलो कोमल, गूगल मत करो, चोरों का कोई भला नहीं होगा इस एग्जाम में। गूगल नहीं कर रही हूँ सर मैं, कर ले भाई, मेरा क्या ले जाएगी। कुछ नहीं कर रही सर मैं। बच्चे अपने माँ बाप के काबू में नहीं, हमारे काबू में कहां से हो जाएंगे।
हमारे हमारे काबू में नहीं है। बोलो भाई, ना तो मद्रास होगा ना कुछ होगा। ठीक है, बुद्धि लगा लिया करो थोड़ा सा। जब खेल बंगाल में हो रहा है तो सारी चीजें बंगाल में ही हो सकती हैं। तो कलकत्ता जिसने बोला सही है। उसके अलावा होगा ढाका, एक होगा मुर्शिदाबाद, एक होगा कलकत्ता, और चौथा क्या होना चाहिए सचिन? हैं? बंगाल में ही बंगाल। बताना सर। बंगाल मतलब बंगाल में ही होगा। बंगाल का मतलब क्या है मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा। यस बोलो सर। सचिन। हैं? कलकत्ता हो गया, ढाका हो गया, हाँ, मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद, हो गया। एक जगह और मुंगेर, है। मुंगेर कर सकते हैं। मुंगेर हो सकता है, बिल्कुल शाबाश। एक और जगह सोच ले जो नई इमर्ज होके आ रही है बिहार में। पटना तो सर। बिल्कुल पटना। तो हिस्ट्री ना याद रखने की चीज नहीं है, हिस्ट्री समझने की चीज है। जो समझेगा वही एग्जाम में सॉल्व करके आएगा और वही राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें तुम याद नहीं कर सकते। अब इसने सिविल कोर्ट का ग्रेडेशन बना दिया। जैसे आज भी होता है, कोर्ट में जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तो सबसे नीचे क्या है, मुंसिफ कोर्ट। इसमें कौन है, आमीन है इसके अंदर, आमीन। आमीन बैठते हैं। मुंसिफ कोर्ट सबसे छोटा लेवल। उसके ऊपर का लेवल हो गया सिटी और उसके ऊपर हो गया कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार। फिर हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट और सिटी कोर्ट। फिर उसके ऊपर हो गया 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील। फिर उसके ऊपर हो गया आपका सदर दीवानी अदालत। फिर उसके ऊपर हो गया आपका अपील कहां जाएगी, किंग्स इन काउंसिल। ये सब क्या है, कोविनेटेड सर्वेंट्स, कोविनेटेड सर्वेंट्स। ठीक है जी, ये है सारा का सारा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार, ये सारा चीज हो जाएगी। अब ये लगा लो। अब अंग्रेज जो है ये बना देंगे। जैसे प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील में क्या होगा जी, प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील में बैठेगा कौन, अंग्रेज जज। हिंदू लोगों को कौन इंटरप्रेट करेगा, पंडित। मुस्लिम लोगों को कौन इंटरप्रेट करेगा, काजी। लेकिन कमांड किसकी है, अंग्रेजों की। कानून उनके, सोच भी उनकी, हम वो करेंगे। तो यानी क्या किया इसने, इसने लॉज को कोडिफाइड कर दिया। ही कोडिफाइड द लॉज, यू नो। कॉर्नवालिस व्हाट ही डिड, ही कोडिफाइड द लॉ। हाँ, कोडिफाइड द लॉज। यानी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो बंगाल का है ना, ब्रिटिश का, उसमें चेंजेस आ गए। वो यूनिफॉर्म और स्ट्रीमलाइन हो गया है वो। इसीलिए इनको हम कहते हैं कॉर्नवालिस कोड। अब इसी कोड के अंदर होगा जो भी होगा सब कुछ, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, चाहे वो जुडिशियल है। ये हो गया जुडिशियल। अब उसके बाद उसको एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी लेके आने हैं, वो भी लेके आएगा। सिविल सर्विस, सिविल सर्विसेज ऑलरेडी आ रही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट है, उसको स्ट्रीमलाइन करेगा, उनकी पावर्स को वो करेगा। जुडिशरी को पावर दे ही रहा है वो। उसके बाद जो है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी करेगा वो। ये सारी चीजें मिला के कॉर्नवालिस कोड बन जाती हैं। अब ये सारी चीजें क्योंकि यूरोपियंस के हाथ में चली जाएंगी, तो इसीलिए हम कहते हैं यूरोपियनाइजेशन। सर ये तो ठीक है कि यूरोपियनाइजेशन हो गया, ठीक है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज को भी इंट्रोड्यूस करा दी। बट जो प्रोसीजर था वो सर सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराते थे या फिर क्या प्रोसीजर था सर? आएंगे अभी हम उस पे, अपॉइंट आएंगे, रुक जा। तो पॉइंट ये है कि ये पुलिस रिफॉर्म्स भी लेके आएगा। इसीलिए भारत की, अगर आप आईपीएस बनते हो तो आपसे आईपीएस बनने के बाद जब कोई पूछेगा हु इज द फादर ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस, तो आप कहोगे, क्या कहोगे, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। अदरवाइज तो सरदार पटेल का नाम आता है। मॉडर्न टाइम में सरदार पटेल होने चाहिए, लेकिन मॉडर्न पुलिस सिस्टम कौन लाया, कॉर्नवालिस लाया। कॉर्नवालिस क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट को निकालेगा।
डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट को निकालेगा, जमींदार की पुलिस पावर ले लेगा सारी की सारी, अब भैया पुलिस चलाएगी, ये नहीं चलाएंगे, और जिसका ज्यूरिसडिक्शन होगा 400 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो यानी एक रेगुलेशन लेके आया है ये, एक रेगुलेशन आएगा, रेगुलेशन ऑफ 1791 इफ आई कैन रिकॉल करेक्टली। तो इसके हिसाब से आप लगा लो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट आ जाएगी, और अब पुलिस जो है पुलिस टॉर्चर करेगी, जमींदार का गेम ओवर, कुछ फायदा होगा कुछ नुकसान होगा, क्योंकि अब जो है ये पुलिस जो है सो कॉल्ड सेकुलर होगी, सो कॉल्ड मॉडर्न होगी, और सो कॉल्ड किंग के अंडर नहीं है, और सो कॉल्ड किसी भी आर्बिट्ररी उसको फॉलो नहीं कर रही, लेकिन कायदे से कॉलोनियल रूल में सब कुछ क्या है, आर्बिट्ररी, मतलब आर्बिट्ररी है, एनार्की है, लेकिन वो स्ट्रीमलाइन एनार्की है, ऑर्गेनाइज्ड एनार्की है। क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एनार्की। ऑर्गेनाइज्ड एनार्की है। सर ऑर्गेनाइज्ड एनार्की कैसे होती है? एनार्की तो मींस अव्यवस्था, फिर उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऑर्गेनाइज्ड एनार्की का मतलब होता है भारत में सारे की सारी ऊंची पोस्टों को आप ऐसा एग्जाम बना दो जिसको सिर्फ जो है हाई फाई बच्चा जो एक सर्टेन तरीके से जिसकी एजुकेशन हुई है, सर्टेन तरीके से उसको पढ़ना आता है, सर्टेन तरीके से वो सोच सकता है, बात बात के ऊपर वो लठ लेके नहीं भागता, ना बात बात पे वो जो है गोली मारता है। तो जो पोस्ट ऊपर ऊपर के लोगों के पास रह जाएंगी, छोटे लेवल की पोस्ट छोटे लोगों के पास रह जाएंगी, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड एनार्की है। जब आप बैठे बैठे खुद ही डिमोरलाइज हो जाओगे और बोलोगे साला ये तो मेरे से कभी हो ही नहीं सकता, तो ये ऑर्गेनाइज्ड एनार्की ही है। ओके समझ आई? यस सर। जब समाज और जब आपका खुद का व्यक्तित्व आपको ऊंचा उठने से रोके और जब आपको ना कर पाए, तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। जैसे सी सैट का पेपर है, 90% की धज्जियां उड़ जाएंगी आम आदमी की, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। लास्ट टाइम जो एचसीएस, इस बार का एचसीएस तो नागर बाबू कैंसिल करा देंगे, खैर वो ठीक है। अनिल नागर सर। अनिल नागर है उसका नाम? यस। अब बताओ, उसके मतलब पहले पहले पॉलिटिशियन खा रहे थे, अब ये मिडलमैन खा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जैसे लास्ट टाइम का जो सीसैट का पेपर भी था, इस बार भी सीसैट आया था, बहुत टफ आया था वो, मतलब डुएबल था सर उसी सेट। नहीं, हर एक जीएस अलग टफ है, था। आपका लेवल उठ गया। जीएस टफ था, लोग कहते हैं जीएस आसान था। जीएस तो देखो ऐसा ही होगा, जीएस विल बी ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। जीएस के लिए एप्टीट्यूड चाहिए, कंसेप्चुअल कर दिया साइंस के क्वेश्चन को, बिल्कुल। उन्होंने टेक्निकल टर्म से जोड़ दिया हाँ, तो बिल्कुल और बिल्कुल। जिन्होंने फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ी है उनके लिए डुएबल नहीं रहा सर। वो हाँ, उनके लिए साइंस डुएबल एंड नहीं। टेक को उससे करंट से जोड़ के क्वेश्चन किए गए। जैसे और ज्योग्राफी, अब जैसे ज्योग्राफी अब कुछ नहीं आती, अब ज्योग्राफी नहीं आती, अब इन्वायरमेंट आता है। आप कितना ही आप मतलब पढ़ लो कि भाई स्नो क्या है, टाइप ऑफ रिवर क्या है, वो नहीं पूछता, वो उसके आगे चला गया वो। फिर आप क्या पूछेंगे सर? अब वो पूछेगा बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अगर पूछेगा तो वो पूछ लेगा उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सी ट्राइब है और नदी के किनारे कौन सा है, कौन सी नदी है वहां। तो तू रटता रह जा बायोस्फीयर रिजर्व, वो उसके आगे चला गया वो। या फिर वो चाहता है कि तूने एक बड़ा मैप देखा हो पूरे बायोस्फीयर रिजर्व का, आराम से ऐसे बैठ के तूने देखा हो इंटरेस्ट के साथ कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व यहीं क्यों है, कौन सी सॉइल है, कौन से फॉरेस्ट हैं, ये आएगा। जैसे कॉर्नवालिस में क्या करेगा, पूछेगा यही, लेकिन बीच का एक शब्द बदल देगा। जैसे अभी आपने पूछा भी ऑर्गेनाइज एनार्की कैसे है, तो ऐसे यूपीएससी भी स्टेटमेंट देगा क्वेश्चन का, जिसको मतलब समझ में आएगा वो टिक मार देगा, बाकी सोचेंगे ये तो होता ही नहीं भाई, रॉन्ग है। तो किताब ही नहीं पढ़ना है, किताब ही हमें नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली अब एक और चीज रह जाती है, वो रह जाती है आपकी अब ब्रिटिश, अब अगर हम एक कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये आ गया जी आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। यानी कि क्या है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये सोचने वाली बात है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, सबसे पहले सॉल्यूशन चाहिए था, सॉल्यूशन चाहिए था लैंड रेवेन्यू प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे लगातार माल चाहिए, कंसिस्टेंट भी चाहिए, स्टेबल भी चाहिए, मैक्सिमम भी चाहिए, और मिनिमम एफर्ट्स भी लगाने हैं, लेकिन चाहिए जरूर, ठीक है। और मुझे कल्टीवेटर्स का इंटरेस्ट भी देखना है, कहीं ना कहीं तो देखना ही पड़ेगा।
इसके लिए गवर्नर जनरल ने इंक्वायरी कमेटी बनाई और उस कमेटी के वो थे। ए कि यूसेज क्या है, व्हाट इज द यूसेज ऑफ लैंड, ये पता लगाओ। दूसरा, लैंड टेन्योर क्या है, और तीसरा, आपका रेंट सिस्टम क्या है बंगाल में। ये 3 चीजें होंगी, यूसेज, टेन्योर एंड रेंट। इस कमेटी को कौन मालिक बनेगा, इसका हेड कौन है, गवर्नर जनरल। प्रेसिडेंट कौन, मतलब इसमें साथ में और कौन होगा, सर जॉन शोर। जॉन शोर कौन थे, वो थे आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रेसिडेंट। जॉन शोर इज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और साथ में थे जेम्स ग्रांट। साथ में क्या थे, जेम्स ग्रांट थे। ठीक है जी, जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट क्या थे, जेम्स ग्रांट इज रिकॉर्ड कीपर। रिकॉर्ड कीपिंग एक जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। रिकॉर्ड कीपर। अब आप ये सोचिए कि भाई, क्योंकि आपके कॉर्नवालिस साहब वो किसको बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं आपके एरिस्टोक्रेटिक क्लास को, तो इसीलिए वो तो वही चाहेंगे जैसा इंग्लैंड में होता है। ठीक है जी, जैसा इंग्लैंड में सिस्टम होता है वो वैसे ही चाहते हैं कि भाई जैसा इंग्लैंड में है वही सिस्टम हिंदुस्तान में होगा। क्यों, क्योंकि जो इंग्लिश सोसाइटी का जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडलिज्म था, उसमें लैंड वाज अंडर कंट्रोल ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास। और उसके अंदर क्या होते थे, वेसल। फिर होते थे सर्फ, यानी कि बंधुआ मजदूर, इंडिया के जो शेयर क्रॉपर बन जाएंगे। इन्हीं आइडियाज को आगे परस्यू करते हुए उन्होंने क्या किया कि इंडिया के हिसाब से उन्होंने जो है, जॉन शोर ने जब रिसर्च की तो उन्होंने बोला भाई हमारे जैसे जैसे हम ओनर ऑफ लैंड हैं, इंडिया में ओनर ऑफ लैंड कौन होना चाहिए, हाँ, अरे हु शुड बी ओनर, हाँ, सर वही सिस्टम लाएंगे कि ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाए या फ्यूडलिज्म इस तरह से। हाँ, तो इंडिया में ओनर कौन, वो किसको ओनर बनाएंगे लैंड का, वो लैंड का ओनर किसको बनाएंगे, गवर्नर जो को। उन्हें कैसे भाई, गवर्नर, क्या बात कर रहे हो। सर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लैंड्स को रेंट के लिए, उसके सारी लिए बात सारी बात मैंने मान ली, डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे भाई, मेरा क्वेश्चन समझा करो। देखो कल को ऑफिसर बनना है, जमींदार कपड़े को कोई भी पहन लो, बाल कैसे ही फैला लो, अपने आप को कैसे ही रख लो, लेकिन दिमाग को सबसे पहले रेशनल करना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। चाहे तुम कैसे ही सो लो, कुछ ही पढ़ लो, क्या कुछ भी खा लो, लेकिन दिमाग को डिसिप्लिन करो। पहले सुनो करेक्टली क्या है। मैंने पूछा सिंपल सी भाषा में कि भाई मुझे ये बताओ, वहां पे एरिस्टोक्रेटिक क्लास को कह रहे हैं वो कि भाई तू है, तो जब वो जॉन शोर बाबू, जब अब आप में से कोई ब्रिटिश कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, जब जॉन शोर बाबू जब बैठेंगे और जॉन शोर बाबू चाहेंगे कि वो जो है करे, तो आप मुझे बताइए किसको करा जाएगा, मैं इतना पूछ रहा हूँ। सर जमींदार एरिस्टो हैं, बताइए ना मुझे। जमींदार से हाँ, जमींदार, बिल्कुल, जमींदार। एरिस्टोक्रेटिक क्लास यहाँ पे किससे आइडेंटिफाई की जाएगी, जमींदार। जमींदार। जमींदार से आइडेंटिफाई की जाएगी। ये मैं ये बताना चाह रहा हूं मैं, जो जमींदार क्लास है, दैट विल बी सीन एज द क्लास, नवाब। है नहीं, जमींदार अगर क्लास होगी ना, लैंडलॉर्ड क्लास इज जमींदार क्लास। तो सर नवाब सिस्टम खत्म हो गया था उस टाइम। देखिए नवाब तो कोई सिस्टम ही नहीं था, नवाब कोई नौकरी थोड़ी ना थी। नहीं था, जिसके पास ज्यादा जमीन होती है ना उसको नवाब, मतलब नवाब ऐसे नवाब का ही वो दिया जाता है ना, जिसके पास ज्यादा जमीनें होती है।
आई एग्री विद यू। उसको क्या कहा जाता है? नवाब कहा जाता है उस स्टेट का या वहाँ का। देखिए ब्रिटिश क्या करेंगे वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए, हम आएंगे इस पॉइंट के ऊपर भी। आई एग्री विद योर पॉइंट कि ग्रेजुअल हो रहा है क्योंकि हर चीज ऐसे नहीं हो रही। तो जो सबसे पहले जो बात है सोचने वाली वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है इंडिया में, उसमें नवाब भी हैं, उसमें जमींदार भी हैं, उसमें रूलर्स भी हैं, उसमें सब कुछ है। ठीक है जी, आप बात समझे मेरी। लेकिन ब्रिटिश क्या कर रहे हैं? ब्रिटिश आर क्रिएटिंग ए सिस्टम, ब्रिटिश आर क्रिएटिंग ए सिस्टम इन इंडिया। दे आर क्रिएटिंग ए सिस्टम बाय विच they want to create a class of landowners. What they want to create? क्लास ऑफ लैंड ओनर। हाँ, क्लास ऑफ लैंड ओनर्स, ताकि उनको लैंड कलेक्शन में आसानी हो। क्या जी? उनको लैंड कनेक्शन कलेक्शन में आसानी हो। आसानी हो। सबसे पहली बात, उनको लैंड कलेक्शन में आसानी चाहिए, दैट इज देयर गोल। ठीक है जी, बात समझ रहे हो जी आप मेरी। अब उसके लिए वो सोच रहे हैं हम किसको जिम्मेदार बनाएं। अब इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या था आज तक का? मुगल टाइम में मुगल रूलर इज द ओनर बिकॉज ही इज ओनिंग द लैंड, जमींदार इज द ओनर बिकॉज ही इज कलेक्टिंग द रेवेन्यू, फार्मर इज द ओनर बिकॉज ही इज कल्टिवेटिंग द लैंड। सब कोई ओनर थे ब्रिटिश टाइम से पहले, सब कोई ओनर थे। सर इसमें टोडरमल ने 1580 में इससे रिलेट करके मनसबदारी को इंट्रोड्यूस कराया था। मनसबदारी नहीं, दहसाला। 10 साल इससे वो भी हाँ। कुछ ऐसा था, रेवेन्यू का 1/10% या कुछ वो एवरेज निकाल के करते थे। कुछ नहीं, आप ठीक से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। उसने एक साइंटिफिक रेवेन्यू असेसमेंट चलाया और ब्रिटिश उसी को अब तोड़ मरोड़ देंगे उसको। यस सर। तो 10 साला सिस्टम आ गया। जमींदार इज द ओनर ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, बाकी सबका रोल खत्म। ठीक है जी, तो ओनर कौन हो गया? जमींदार हो गया, बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश। अब ये ओनर कब तक रहेगा? ब्रिटिश कह रहा है जमींदार इज द ओनर, हम उसको लैंड देंगे, उसको हम कहते हैं जमींदारी, यानी हम उसको देंगे जमींदारी और वो हमें देगा फिक्स्ड रेवेन्यू। फिक्स्ड रेवेन्यू यानी 85%, यानी टोटल का 10/11 पार्ट हमें देगा टोटल का। अगर नहीं देगा तो कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट में केस जाएगा तो जमींदारी क्या हो जाएगी? ऑक्शन। ऑक्शन के बाद जो खरीदेगा वो पे करेगा। अगर वो भी पे नहीं कर पाएगा तो फिर से जाएगा कोर्ट में, फिर से दोबारा क्या होगा? अगेन ऑक्शन। तो ऐसे करके ये लैंड ओनर है, इसकी छूट गई, इसके आदमी ने ले ली, उसकी छूट गई, उसने ले ली। एक ही लैंड के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ क्या बन गए? हमारे जमींदार हो गए, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। इसको कहते हैं सब इन्फ्यूडेशन ऑफ लैंड। क्योंकि जमींदार असली जमींदार नहीं है, वो जमींदार शहर में भी रहते थे, वो जमींदार मर्चेंट भी थे, वो जमींदार मनी लेंडर भी हैं, वो जमींदार ब्यूरोक्रेट भी हैं। कोई भी जमींदार बन सकता है जो whatever whoever is able to purchase land। इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। क्या कहलाएंगे? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड जमीन से क्या है? एब्सेंट। ठीक है जी, इसीलिए अगर आप सत्यजीत रे की मूवीज देखोगे तो उनमें आपको कोई में ये कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। अगर आप पुरानी हिंदी पिक्चरें देखोगे तो उसमें सारे जमींदार डाकू, गुंडे और ठाकुर साहब तो सबसे बुरी फिगर थे। सबसे पहले ठाकुर का आदमी ही सब कुछ करके जाएगा, गांव की महिलाओं को सबसे पहले ठाकुर ही छेड़ेगा। सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर शो करती थी मूवीज। तो ये जमींदार जो अभी कह रहे थे कि नवाब नहीं रहे, तो जमींदार ही नवाब है आज की डेट में। असली में जो नवाब थे वो नहीं रहेंगे, उनको ब्रिटिश कुचल देगा और नए सिस्टम्स इरेक्ट हो जाएंगे जो उनके फायदे के होंगे।
ठीक है जी। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये सिस्टम आएगा 1793 के ऑनवर्ड। पूरे भारत में आप कह लो कि एक पोर्शन होगा जहां पर ये सिस्टम चलेगा। क्लास ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर्स होंगे, उनको हम कहते हैं जमींदार, और उनको लैंड को उनको जो देना है सरकार को वो एनुअली देना है और परपेचुअली देना है। पर मुझे ये बताओ ये परमानेंट क्या है इसमें, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में परमानेंट क्या है? व्हाट इज परमानेंट हियर? सर लैंड परमानेंट है। मतलब मैं समझा नहीं। सर जो लैंड है ना वो परमानेंट है, ये रेवेन्यू आएगा या नहीं आएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है जो उसको दे रहा है। लैंड परमानेंट है मतलब यार? सर लैंड तो वहीं की वहीं है। अच्छा, लैंड मतलब आपका कहना है कि वो लैंड सॉलिड है और वो हाँ जी। लैंड वहीं पर है, इसीलिए उसको परमानेंट कह दिया है। जी लैंड पानी नहीं है बेसिकली, आप ये कह रहे हो? यस सर। नहीं भाई नहीं राजीव, ये तो कुछ ज्यादा ही हाई फाई कॉन्सेप्ट हो गया। ना ना ना, ये तो बड़ा वो हो गया। फिक्स्ड रेवेन्यू, हाँ फिक्स्ड रेवेन्यू। हाँ, फिक्स्ड रेवेन्यू, यस। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में हमेशा के लिए, अगले 100,000 साल के लिए, जितना भी सोच लो, ब्रिटिश ने सोचा हमने लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया है, वो लैंड रेवेन्यू कभी रिवाइज नहीं होगा। लैंड रेवेन्यू इज फिक्स्ड फॉर एवर, फिक्स्ड फॉर। सर फिक्स था लैंड रेवेन्यू, लेकिन सर ये हाई परसेंटेज है, 10 पार्ट ऑफ 11, इतना हाँ ज्यादा बिल्कुल भाई, करेंगे कैसे सर? हाँ वही तो बात है, उन्होंने ऑलरेडी इतना सिस्टम रख दिया कि उसको फिक्स कर दिया हमेशा के लिए। नहीं, 10/11 पार्ट जो है, अगर हर साल जमीन बढ़ती जाएगी, बट अगर सर लैंड, अगर एरिया बाद में सर कम भी तो बढ़ कर रहा दिया है, गया। नहीं, सरदार पटेल के टाइम पे सर कम कर दिया गया था जब। सरदार पटेल का टाइम भाई इंडियन इंडिपेंडेंस है, उस टाइम तो लैंड पे टैक्स होना ही नहीं चाहिए। नहीं उससे पहले सर जब इंडिपेंडेंस नहीं आया था। उससे पहले कुछ कम वम नहीं हुआ, टेनेंसी एक्ट्स आए हैं बस उससे पहले, उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। हाँ सचिन जी, हेलो। तो मान ले इतनी लैंड है ये, इस पे था 10/11, ठीक है, और तूने जो है ये वाली लैंड भी कल्टीवेट कर ली साथ में, तो अब इस पे टैक्स नहीं देना है आपको। जमींदार अगर एक्स्ट्रा लैंड टैक्स करता है, एक्स्ट्रा लैंड को कल्टीवेट करता है, तो उसको देने की जरूरत नहीं है। ऐसा किसने सोचा? ब्रिटिश ने सोचा सर बट वो फिर ऐसे कि हमारे कितने पास तो भी मैक्सिमम आ जाएगा, ऐसे तो तो वो आसपास की सारी लैंड को कैप्चर कर लेगा सर, अगर कुछ बिल्कुल लिमिट तो करेगा। होगी। तभी तो अभी राजीव ने कहा था कि नवाब बन गए। और नवाब कैसे बनेंगे भाई? ब्रिटिश को ये चाहिए, आपने दे दिया, तूने बाकी एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन किसके दम पे लिया? ब्रिटिशर्स को। नहीं नहीं, पेजेंट्स के दम पे लिया ना भाई। ये कहाँ जाएंगे? कल्टीवेशन कोई Peasants। जमींदार कर रहा है क्या? नो सर। ना तो जमींदार कर रहा है, ना ब्रिटिश कर रहे हैं, और कल्टीवेशन कौन कर रहा है? पेजेंट। तो जो पेजेंट्स को पट्टा मिलना चाहिए था, पट्टा, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पट्टा, तो ब्रिटिश ने पट्टे का कॉन्सेप्ट बनाया, लेकिन उसको इन्फोर्स नहीं किया कि पट्टे भी पेजेंट्स के मिलने चाहिए। इससे क्या हुआ? जब मर्जी जमींदार चाहेगा वो पेजेंट्स को लात मार के निकाल देगा। इसीलिए बड़े लेवल के ऊपर भी पेजेंट की एक क्लास बन गई, उसके नीचे छोटी क्लास बन गई। सबसे नीचे कौन होगा? शेयर क्रॉपर्स, जिनको आप कह सकते हो पुअर, एकदम पुअर और लोअर लेवल फार्मर्स को क्या कहेंगे हम? शेयर क्रॉपर्स। तो यानी कि फार्मर्स के पास ओनरशिप ऑफ लैंड था? बोलो जी। फार्मर्स सर। के पास नहीं था सर। अरे नहीं होगा ना, फार्मर्स को तो ओनरशिप है ही नहीं। ओनरशिप तो नहीं सर, के पास है। नो ओनरशिप विद फार्मर्स, ओनरशिप इज विद द जमींदार। जमींदार। तो यानी कि हाँ, डाउट ये है सर, अब तक यही सोचते थे हम कि जो उनके पास लैंड थी जमींदार के पास, टोटल लैंड पे 10/11 देते थे, लेकिन आप बता रहे हो कि उनको अदर लैंड पे प्रोवाइड की जाती थी। प्रोवाइड नहीं, बात समझो, बात समझो। ब्रिटिश ने आपको एक लैंड दिया, उसको कहते हैं जमींदारी। ओके सर।
हैं? लेकिन आप जब जमींदार बने तो आपने जंगल साफ करा के बाकी लैंड पे भी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी। ओके सर। उसका ब्रिटिश को कोई टैक्स नहीं देना, बल्कि ब्रिटिश खुश होगा कि आपने गांव वालों के भले के लिए कुछ किया। ओके सर। मुझे तो तेरे से जितना लूटना था मैंने लूट लिया, और मैं उतना लूटूंगा ही अंडर ऑल सरकम। ऑल सर्कमस्टांसेस। हाँ, तो जंगल लेकिन जो साफ करने की बात करी भी, अब जमींदार को भी इंटरेस्ट नहीं है। जमींदार क्या करेगा, अपनी लैंड को छोटे जमींदार को दे देगा, वो 25 अपने नीचे छोटे 25 को दे देगा, वो अपने 25 नीचे 50 को दे देगा, 50 अपने नीचे 500 को दे देगा। तो सबसे ऊपर वाला तो नवाबी कहलाएगा ना। यस सर। ऊपर में हो गए एब्सेंटी लैंडलॉर्ड जो मैंने बताया था अभी, और नीचे कौन हो गया, सर्फडोम। तो जो नीचे वाले हैं वो तो मर गए। तो 95% नीचे है जी, और 5% ऊपर है। तो गरीबी बढ़ेगी, इंडेटेडनेस बढ़ेगा, ठीक है। पॉवर्टी आएगी, इनइक्वालिटी आएगी, अराजकता फैलेगी, फैमीन्स आएंगे। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन होगा, नहीं होगा। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होगा, होगा। आज तक भुगत रहे हैं। इजिप्ट की पर एरिया जो पर हेक्टेयर लैंड है वो ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी है, एरिया प्रोडक्टिविटी पर एरिया चाइना की भी हाई है, इजिप्ट की भी हाई है, यूएस की भी हाई है, कनाडा भी हाई है, यूक्रेन भी हाई है, ऑस्ट्रेलिया भी हाई है, हमारा हाई नहीं है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है, लैंड के टुकड़े इतने छोटे छोटे हो रखे हैं। अमेरिका चले जाओ, 10 किलोमीटर तक एक ही खेत चल रहा है जी, मशीनें काम करती हैं, और कहलाते क्या है, किसान। बात समझे? WTO के हिसाब से सब्सिडी भी कौन देता है, यूएस। और इंडिया को बोलता है भाई तू सब्सिडी और राशन बंद कर दे, इससे ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है। क्या होता है, डिस्टॉर्ट। हाँ, वह है उल्टा खेल। तो यानी कि ब्रिटिश ने क्या किया, इट वॉज ए पॉलिसी ऑफ स्टेट क्राफ्ट, है ना, एक गुड पॉलिसी ऑफ स्टेट क्राफ्ट हो गई। क्योंकि इंग्लिश का तो वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं आता था, अब उसको अपने सिविल सर्वेंट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे। ये काम कौन करेगा, जमींदार करेगा। कंस्ट्रक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में उसके लोग चले जाएंगे अपने ब्रिटिश के। बैठे बैठे कंपनी को खूब सारा पैसा आएगा, खूब इन्वेस्टमेंट आएगा। बैठे बैठे ही जो है ब्रिटिश जो है अपने आप में आगे बढ़ेंगे, उनको घबराने की या कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले उनको डर था कि भाई सिस्टमेटाइज कैसे होगा। तो अब हुआ क्या है, जो आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उससे ये चीज क्या हो गई, उससे सिस्टमेटाइज हो गई। अब जमींदार के लिए उनका क्या सोचना था, दैट दे विल डू सोशल वेलफेयर, वो भी हमें नहीं करना पड़ेगा। और जो भी हमारे पैसा आएगा, जो भी हम कमा रहे हैं, बेसिकली जो भी हमारे पास आएगा, उस पैसे से हम क्या करेंगे, उस पैसे से हम जो है इंडिया से इन्वेस्टमेंट भेजेंगे बाहर। जो हमने पैसा लिया उससे उसको हमने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। अगर ब्रिटिश इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो इंडिया के ऊपर वो क्या हो गया, वो लोन हो गया। पैसा किसका था, इंडियंस का सर। और जमा कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स। कहाँ जमा कर रहे हैं, इंडिया में। और इसीलिए हमारे ऊपर क्या हो गया, वो लोन सर। लोन हो गया, और हमें उतारना पड़ेगा, हमें वो उतारना पड़ेगा। ठीक है जी। इसीलिए इतना ज्यादा हार्श रहेगा कि 1859 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टीनेंसी एक्ट लेके आना पड़ेगा, टीनेंसी राइट्स एक्ट। जो टीनेंट्स हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1859 में लाना पड़ेगा। सब इन्फिडेशन ऑफ लैंड हो गया इतना जबरदस्त। हुआ क्या इसका मतलब, हम एक मैप अगर बनाएं तो ये हो गया जी जमींदार, इसने दे दिया कंपनी को रेवेन्यू, इसके नीचे है जी किसान। स्क्रीन शेयर नहीं है बट सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं तो जब से लिखे जा रहा हूं यार।
ठीक है जी। अब ये हो गया जमींदार, जमींदार ने रेवेन्यू दे दिया कंपनी को, ये सी हो गई कंपनी। और ये हो गया रियायत, रियायत यानी फार्मर। लेकिन जैसा मैंने कहा रियायत के नीचे भी क्या होगा, अंडर रियायत यानी छोटा किसान। इसके नीचे भी तुम 10 और बना सकते हो ऐसे ही। यानी ये तो देगा रेंट, किसान दे रहा है बड़े फार्मर को रेंट, थोड़े से बड़े फार्मर को, और बड़ा फार्मर भी जमींदार को क्या दे रहा है, रेंट। एक तो ये तरीका है। दूसरा साथ में क्या हो रहा है, जोतेदार, जो जोतते थे, जो जोतवाते थे, बड़े किसान, वो क्या करेंगे, छोटे किसानों को देंगे वो लोन, और छोटे किसान उसको अपनी क्या बेचेंगे, प्रोड्यूस। और इधर से जो रियायत है वो भी डायरेक्टली क्या अपनी बेचेगी, जोतेदार को, प्रोड्यूस। बदले में जोतेदार क्या दे रहा है इसको, लोन। और जोतेदार कंपनी को क्या दे रहा है, रेवेन्यू। मतलब जमींदार को क्या दे रहा है, रेवेन्यू। तो ये है जी। अब बताओ इससे भारत की जनता कैसे बच सकती है, बताइए। भारत की जनता के बचने के तरीके बता दीजिए मुझे। तो यानी कि बाद में आरसी दत्त से लेकर, आरसी दत्त ने तो बहुत कुछ लिखा है इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में। आरसी दत्त, ठीक है जी। सब इन्फ्यूटेशन ऑफ लैंड हो गया है। तो यानी कि ब्रिटिश क्या कहेंगे कि हमने जो है भारत का भला कर दिया। बोलो बोलो। यस सर। है अब यानी कि कहने का मतलब क्या है, पीजेंट्स के जो राइट थे, अब सुन लो, जो एग्जाम में लिखे जाने वाली बात है। फॉरेस्ट लैंड पीजेंट्स के हाथ से निकल गई, निकल गई। फिशरी निकल गई, निकल गई। इरिगेशन कर पाएंगे अब फ्री, नहीं कर पाएंगे। हैं? तो इन सब की वजह से अब क्या होगा, बदहाली, रेंटिंग और भूखमरी, और जब मर्जी लैंड से निकाल दिया जाएगा। रेस्टलेसनेस आ जाएगी पूरी सोसाइटी में। तो सोसाइटी का कैरेक्टर चेंज हो गया, क्योंकि सोसाइटी की कंडीशनिंग चेंज होगी, इसलिए सोसाइटी का कैरेक्टर चेंज हो गया। पहले हम थे सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, अब हम ऐसा कुछ नहीं रहेंगे। अब सर डेप में आ जाएंगे, हाँ अब लोन के नीचे आ जाएंगे और डेप में आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन आपको कुछ समझना पड़ेगा ना इसको, एग्जामिनेशन में इन चीजों को पॉलिसीज के थ्रू और प्रॉपर आंसर राइटिंग के थ्रू रिफ्लेक्ट कर सकते हो। सर ये आगे चल के पॉलिसी में मतलब चेंज भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट अलॉट कर सकते हैं फार्मर्स को, हाँ हाँ, जिससे कि इतने ज्यादा उनके राइट्स का वोलेशन ना हो। क्या कह रहे हैं? ये चेंज भी कर सकते हैं पॉलिसी में कि डायरेक्ट अलॉट करने लगे फार्मर्स को। एक सेकंड यार, आप लोगों को तो कोई वो नहीं है ना, मतलब हमारी, आप लोगों को तो सब दिखाई ठीक से दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। यस सर। हाँ, मेरे पास एकेडमी से मैसेज आ रहा था कि भैया ठीक चल रहा है, मैंने कहा हमें तो ठीक चल रहा है, उनको टेक्निकल इश्यूज फेस हो रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हो सचिन? सर ये आगे जाके पॉलिसी भी चेंज करेंगे फिर, इतना ज्यादा अगर बदहाली हो जाएगी, अगर नीचे ही नहीं है तो फिर ब्रिटिशर्स तक कैसे पहुंचेगा? फिर वो डायरेक्ट लैंड भी अलॉट कर सकते थे फार्मर्स को, नहीं, जिससे इतना। जिस एरिया में परमानेंट सेटलमेंट आ गया वहां कुछ और नहीं आएगा। ओके ये सर। समझने वाली बात यह है कि ये भारत में सब जगह नहीं हुआ है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हुआ है। अब ये आधा भारत तो कब्जे में ही नहीं है, मराठा जिंदा है, मैसूर जिंदा है, नॉर्थ इंडिया में अभी दिल्ली में पहुंचे नहीं है, हमने पढ़ा था। तो आप पूरे भारत की चिंता क्यों कर रहे हो? ब्रिटिश का ये था कि जो पहले लूट सकते हो उसको सिस्टमेटिक तरीके से लूटो और नजर आगे रखो। चिंता में विश्वास नहीं रखते थे वो, चिंतन में विश्वास रखते थे। क्या नहीं सर, ये क्लियर करना था, हो गया क्लियर। समझाई? तो अभी पूरा भारत लूटा कहाँ, अभी पूरा भारत उन्होंने। और कोई डाउट?
तो हम कौन से गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं भूपति? हेलो, यस सर। कौन सा गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं? सर अभी तो ये जमींदारी सिस्टम के बारे में चल रहा था, कॉर्नवालिस ने बनाया था। कॉर्नवालिस, इतना लंबा कहानी नहीं सुनानी है ना, हम कॉर्नवालिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉर्नवालिस के टाइम पे हम एक और चीज भी देखते हैं क्या हुआ। उसके टाइम पे हुआ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। उसके टाइम पे क्या हुआ जी? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। उसमें क्या हो रखा है, एक तरीके से आप लगा लो, मैसूर स्टेट क्रिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिपल, यानी ना अभी खत्म हुआ है और ना मजबूत रहा है। यानी कि मराठास, हैदराबाद, इनकी मदद से मैसूर स्टेट को कमजोर बना दिया जाएगा। ये बस हिंदी में जान लो। मैसूर स्टेट was known for promoting modern ideas, जैसे फतुल मुजाहिदीन। एक टेक्स्ट है फतुल मुजाहिदीन। इस टेक्स्ट को अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? टेक्स्ट एक मिलिट्री मैनुअल है। ये एक मिलिट्री मैनुअल, इसमें रॉकेट टेक्निक बताई गई है। क्या बनाई गई है? रॉकेट टेक्निक। फर्स्ट मॉडर्न रॉकेट टेक्निक्स उनको हम कहते हैं। उसको भी अंग्रेजों ने अपना नाम ही दिया, कॉनग्रीव रॉकेट्स। चारों तरफ घूमते थे और ब्रिटिश की सेना की अस्तेसी कर देते थे। जिस एरिया में मैसूर में रॉकेट बनते थे उसको कहते थे तारामंडल पेट। यानी हाँ, तारामंडल पेट। आज भी जाओगे स्क्रीन शेयर नहीं हो ओहो, आज भी अगर आप बेंगलोर जाओगे या डेक्कन में जाओगे तो पेट, बुधवार पेट, शनिवार पेट, ये तो पुणे में है ही पूरे। तो कॉनग्रीव रॉकेट थे जी। तारामंडल पेट जो है जगह का नाम था, मतलब एक एरिया था। कहने का मतलब ये है कि आपको पॉजिटिव चीजें निकालनी है टेक्स्ट बुक से, कहानियां नहीं पढ़नी सिर्फ। एग्जामिनेशन आपसे बहुत ही कंक्रीट और ऑब्जेक्टिव चीजें पूछेगा, जनरल चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि टीपू सुल्तान ने नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया, टीपू सुल्तान ने नए कॉइन इंट्रोड्यूस किए, टीपू सुल्तान ने न्यू रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, टीपू सुल्तान ने न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल को थोड़ा प्रमोट किया, टीपू सुल्तान लेक्स एक्सप्लॉइटेटिव था अपने उसके लिए, ये सब पूछेगा। अगर टीपू सुल्तान का कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा है कि उसने हिंदुओं को मार दिया, क्रिश्चियंस को मार दिया, मे बी ट्रू, लेकिन उसका एग्जामिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव से लेना देना नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है जी। जैसे डॉकयार्ड बनाया उनके पिताजी ने, हैदर अली ने डॉकयार्ड बनाया, और डिंडीगुल में फैक्ट्री बनाई, डिंडीगुल में फैक्ट्री बनाई थी। तो ये सारे ना अचीवमेंट्स हैं। ऐसे ही शिवाजी के टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया था कितना कुछ हुआ था, तो ये सारी चीजें हैं। रॉकेट ब्रिगेड्स बनाई, जो अपना टीपू सुल्तान है उसने अपनी रॉकेट ब्रिगेड बनाई, रॉकेट ब्रिगेड सिस्टम एक तैयार की, और उस रॉकेट ब्रिगेड सिस्टम से आप ये लगा लो कि हमें जो है मैसूर को जो है फाइट करने का मौका मिला। तो ये रेवेन्यू सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ये इस टाइम पे हो रही हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनरशिप ऑफ लैंड के एंगल से भी इंपॉर्टेंट है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रिटिश ने लैंड को क्या बना दिया? कमोडिटी बना दिया। यानी लैंड अब हो गई है मार्केट लिंक्ड। क्या हो गई है? लैंड मार्केट लिंक्ड हो गई है, जो कि पहले नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और कंपनी हर उस आदमी को जमींदार बना देगी जो भी उसका फायदे की बात करेगा, ये आप सोच लो जी। अब अगर हम बात करें रेवेन्यू सिस्टम में ही थोड़ा अलग से अगर हम बात करें, तो भाई बाद में इसके बाद आता है रयतवारी सिस्टम। वो कौन शुरू करता है? थॉमस मुंडो शुरू करता है। 1820 में लागू हो जाता है वो। 5-10 साल से एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। और रयतवारी सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट क्या है? रयतवारी सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट है कि भाई जैसे एल्फिनस्टोन, ये बॉम्बे में थे, ये इन्होंने जो है रयतवारी में बॉम्बे वाले एरिया में लागू हो गया, यानी महाराष्ट्र के एरिया में, बॉम्बे वाले एरिया में रयतवारी लागू हो जाएगा। इसके अंदर क्या किया आप सुनो। अब जमींदारी सिस्टम में जमींदार था, यहां पे हो गया इंडिविजुअल कल्टीवेटर, जो अभी सचिन बोल रहा था। उन्होंने इंडिविजुअल कल्टीवेटर को ओनर बना दिया, उसको पट्टा भी दे दिया।
ठीक है, और साथ में जो है लैंड को भी क्लासिफाई कर दिया, और लैंड को क्रॉप के बेस पे, सॉयल के बेस पे, फर्टिलिटी के बेस के ऊपर भी कर दिया भाई। चलो, यानी सर्वे हो गया एक तरीके से लैंड का। लेकिन गांव का एक आदमी अपॉइंट हो गया जी, कंपनी का ऑफिशियल, जो लैंड इकट्ठा करेगा, लैंड रेवेन्यू। बात यह हुई थी कि लैंड अगर कल्टीवेट होगी तो रेवेन्यू दोगे, लैंड अगर कल्टीवेट नहीं होगी तो रेवेन्यू नहीं दोगे। लेकिन ब्रिटिश ने वो भी नहीं किया, एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से आपसे लिया ही गया। अगर आप रेवेन्यू नहीं दे सकते हैं तो आप कहां जाएंगे? मनी लेंडर के पास जाएंगे। मनी लेंडर से इंडेटेडनेस आएगी, लैंड जो है फिर बाद में मनी लेंडर के पास पहुंच जाएगी, साइकिल घूमती रहेगी, पॉवर्टी की साइकिल बढ़ती चली जाएगी। तो यानी कि जिस फाइनेंशियल बेनिफिट की बात ब्रिटिश कर रहा था वो पेजेंट तक फिर भी नहीं मोला। पट्टे थे, हाँ जी पट्टा था, पट्टा किसानों को मिला, हाँ जी मिला, लेकिन क्या उससे वाकई उनकी ओनरशिप बढ़ी? नहीं बढ़ी। इसका मतलब रेयतवारी भी उतना ही एक्सप्लॉयटेटिव था। समझे मेरी बात को? वो भी उतना एक्सप्लॉयटेटिव था जितना कि महलवारी था, और जितना कि वो था। महलवारी मतलब महल, महल मतलब विलेज कम्युनिटी। समझे मेरी बात को? तो ये आएगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और पंजाब में। सब मैक्सिमम लैंड इंडिया में किसमें होगा? रेयतवारी में होगा। रेयतवारी का लैंड रेवेन्यू रिवीजन होगा, यस लैंड रेवेन्यू रिवीजन होगा। जबकि महलवारी का लैंड रेवेन्यू रिवीजन होगा, उसका भी लैंड रेवेन्यू रिवीजन होगा। तो महलवारी सेटलमेंट जो है वो पूरा विलेज लैंड देगा। उसमें एक विलेज ही एक वो बन गया महल, इंडिविजुअल ओनर्स हैं। जो देगा उसको कहलाएंगे नंबरदार। ये सिस्टम आ गया आपका पंजाब और बाकी एरियाज के अंदर। लेकिन होगा क्या इससे? होगा इससे ये कि लैंड के प्राइसेस हो जाएंगे डिप्रेस्ड, क्रॉप के प्राइसेस जाएंगे वो भी डिप्रेस्ड, फूड क्रॉप्स के प्राइस हो गए डिप्रेस्ड, लेकिन कमर्शियल क्रॉप्स के प्राइस हो जाएंगे इंक्रीज, मोनोक्रॉपिंग हो जाएगी इंक्रीज, फर्टिलिटी ऑफ लैंड जाएगी लो, क्योंकि मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लैंड का। इंडिगो जैसी चीजों को लगाया जाएगा और जो काम की चीजें उनको लगाया नहीं जाएगा। ये है बात सारी की सारी। लैंड ऑक्शन होने लगेगी। वेल्थ इससे क्या होगी? इनइक्वालिटी बढ़ा देगी ऑक्शन से। ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये भारत ने कभी पहले देखी नहीं थी। सारे के सारे लिटिगेशंस कोर्ट में पहुंच जाएंगे। कोर्ट में पहुंच जाएंगे तो कंपनी जीतेगी, क्योंकि लॉयर्स उन्हीं के हैं। समझे? उन्हीं के लॉयर्स हैं। मार्केट लैंड के लिए हो गया, मार्केट इज फॉर लैंड बन गया, एक लैंड मार्केट बन गया। लैंड शार्क हो जाएंगे, जैसे आज बोलते हैं हम लैंड शार्क। भाई एक जमाने में जिस पूरे बॉम्बे का 10 पाउंड था, आज तुम वहां पे एक 1 BHK तो लेके दिखा दो, ब्यूरोक्रेटिक नई क्लास बन जाएगी। तो यानी कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ लैंड स्टार्टेड इन इंडिया with the coming of the British, which was never ever present before the coming of the British. जमींदार became absentee landlords, और जो हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की थी उसी के रूप बदलते बदलते भारत इस तरीके से हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है जी? अब इसमें कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, जी सर मतलब जमींदारी सिस्टम खत्म होकर जो जमींदार थे फिर खत्म हो गए सर? कहाँ खत्म हो गया? आज भी खत्म नहीं हुए हैं वो तो नंबरदार फिर मतलब सर नंबरदारी मतलब कैसे है उसमें? नंबरदार एक नाम है, वो जमींदार का टाइप हो गया है। जैसे आपके बंगाल में जमींदार हैं तो आपके पंजाब और बाकी जगह नंबरदार हैं। जैसे आपके पंजाब में नंबरदार हैं तो आपके अवध में ताल्लुकदार हैं। समझे मेरी बात को? हर जगह अलग अलग नाम है, लेकिन उनका रोल और वो सेम ही है। नंबरदार तो पोस्ट नहीं थी लैंड से रिलेटेड कुछ जो? भाई बाद में पोस्ट है, पोस्ट शुरू में क्रिएट की गई लेकिन वो पावरफुल होती चली गई ना। ओके सर। सर ये जानना था, कुछ भी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाता तो उसमें लूप होल्स रहते हैं सर? उसमें लोग, लूप होल्स रहते हैं सर? हाँ बिल्कुल, आई एग्री विद यू।
सर अभी इंट्रोड्यूस तो करा देंगे, जैसे जमींदारी सिस्टम में उनको अलॉट कर रहे हैं लैंड, हाँ लेकिन वो अगर रेवेन्यू नहीं दे पा रहे तो कोर्ट में जा रहा, तो वो जो प्रोसीजर है सर वो तो टाइम लेगा, और उस बीच जो जमींदार से या फिर जो अदर क्लास रेतवाड़ी में इंडिविजुअल्स है वो बेनिफिट ले सकते हैं उस टाइम का। मैं अगर केसेस पेंडिंग हो रहे हैं सर, जैसे आज देखिए कब्जे हो जाते हैं लैंड्स पे, ठीक है, तो इस तरह से कुछ सिस्टम नहीं हो पाया सर। भाई कैसे हो पाएगा इतनी जल्दी यार? आप समझिए ना, पॉपुलेशन जो है आज की तरह नौकरियां थोड़ी ना थी। आप वही अपनी कह रहा हूँ सर कि अगर वो जमींदार लैंड एक बार अलॉट कर दी, वो इकट्ठे हो गए, पूरा विलेज है, और उन्होंने अपनी मोनोपोली करी, भाई हम नहीं कर अरे रहे खाली, अब कर लो तो आपको नहीं है जो ना करना, सचिन, ऐसा ऐसा नहीं है। कब्जा कर ले वो उस पे, इस तरह नहीं से हो सर सकता नहीं ऐसा, हुआ। ये तो सपना है। ये जो आप कह रहे हो सारे गांव वाले एक साथ हो जाएं, करेक्ट। हाँ सर, इसी तरह से कुछ कब्जा, लेकिन मतलब गांव वाले जो एक साथ कैसे हो प्रोसीजरल लूप जाएंगे? होल्स है। भाई गांव वाले एक साथ नहीं हो सकते ना। गांव में जो 6 पीजेंट फैमिली हैं, जो सबसे रिच हैं, और जो जमींदार के हुक्म को मानने के लिए गांव के ठाकुर बने हुए हैं, वो क्यों मानेंगे छोटे की उसकी? बट सर महलवाड़ी सिस्टम में विलेज को एज ए कम्युनिटी यूज कर रहे हैं ना, कि पूरे 4-5 गांवों को एक साथ वो कह देते, यूनिट बना देते थे और बिल्कुल। तब देते थे, लेकिन तो ये वो, जो आपने बात कही, मैं समझ गया। यस सर, ये बट इसके, जागरूकता ये यस सर, जागरूकता आएगी। ये जागरूकता लेके आएंगे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। उससे पहले ये भी जागरूकता नहीं थे। नहीं है। अब बोलो क्या कर सकते हैं? भाई धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि एक्चुअली गेम क्या है। क्योंकि सारी ओके। ये क्या है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। ब्रिटिश ने पहली बार यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, और वो अपने देश में लागू कर चुके हैं। तो हमसे नहीं सर, स्मार्ट। मेरा पॉइंट ये था कि आज भी अगर किसी का लैंड के कुछ डिस्प्यूट हो तो उसको सोल्व करने में बहुत टाइम लगता है, हाँ, बिल्कुल तो लगता है। उस टाइम पे क्या लैंड के जो ये डिस्प्यूट्स थे, इनको एक से लेके दूसरे को धोना क्या इतना आसान था कि इसमें नहीं, डिस्प्यूट ही नहीं हुआ? वही बोल रहा हूँ। डिस्प्यूट डिस्प्यूट बहुत थे, बिल्कुल सही कहा। लेकिन वही बात है कि क्योंकि कंपनी का ही सिस्टम है, कंपनी के ही लोग हैं, कंपनी का ही कानून है, कंपनी का ही जज है, इसलिए आसान है। मैनिपुलेट है, मैनिपुलेशन हो रहा है इसीलिए। तो मतलब गवर्नमेंट के लिए डिस्प्यूट है तो गवर्नमेंट को फायदा, अगर आपस बिल्कुल में तो फिर वो लंबा चले। बिल्कुल। लेकिन आपस में तो हो ही नहीं पाएगा ना, उसको भी चलाने वाले तो वकील ही हैं, और वकील अंग्रेज हैं या अंग्रेजों के साथ हैं। ओके, थैंक यू। सिचुएशन फेवर कर रही हूँ, हैं? सिचुएशंस फेवर कर रही हैं सर, सब उनके फेवर में, इसलिए जी उनके लिए। हाँ, ये है, यही सच्चाई है जीवन की। तो भाई अब हमने जैसे बोला, अब तक हम क्या देख पाए कि इंडियन मैक्सिमम किस पोस्ट तक पहुंचेंगे? दरोगा। दरोगा बाबू, दरोगा भी मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेटिव होगा, पहली बात। तो इसीलिए बाद में इवन मद्रास में तो एक टॉर्चर कमीशन भी आया था, मद्रास टॉर्चर कमीशन, जो कि पुलिस सिस्टम के एक्सेसेस को देखेगा। दरोगा जो है वो पोस्ट हटाई नहीं जाएगी, चाहे कितना ही कुछ हो जाए। दरोगा वाज द मोस्ट एक्सप्लॉइटेटिव एजेंट। ठीक है जी। यानी सबसे नीचे हो गया आपका मुंसिफ, मुंसिफ के ऊपर हो गया आपका थोड़ा बहुत कुछ और आपका फिर दरोगा हो गया। दरोगा जो है पोस्ट था, दरोगा एक तरीके से पावरफुल आदमी है। और आप क्या बन सकते हो मैक्सिमम? डिप्टी कलेक्टर बन सकते हो आप, सब कुछ करके भी। डिप्टी कलेक्टर यानी आपकी कोवेनेंटेड सर्विसेज में एंट्री नहीं है। यू हैव नो एंट्री इनटू कोवेनेंटेड सर्विसेज। जुडिशियल सिस्टम में भी क्या है आपका? डिस्क्रिमिनेशन। जुडिशियल सिस्टम में भी डिस्क्रिमिनेशन है। इसीलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ब्रिटिश वर क्रिएटिंग। वो कहेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम विल ब्रिंग बेनिफिट टू ऑल, लेकिन वो कोहेरेंस को और जो सोशल स्टेबिलिटी है उसको खत्म कर देगा। विलेज लाइफ खत्म हो जाएगी। जैसे आपका होल्ट मैकेंजी की रेगुलेशन थी ये 1822, जिसके बाद से आप कह सकते हो कि महलवारी सिस्टम का खेल चलेगा। बाद में इसको रिवाइज भी किया जाएगा। पंजाब में इसको लागू कौन करेगा? जॉन लॉरेंस।
ठीक है जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में भी ऐसे ही सर्वे होगा, सेटलमेंट होगा, वहां पर भी ऑपरेशन होंगे। प्रिंगल बॉम्बे में कौन करेगा? प्रिंगल करेगा 1824 के आसपास। तो कर रहे हैं ऑफिसर, सारी चीजें कर रहे हैं। पेपर के ऊपर सब चीजें अच्छी लगेंगी, लेकिन एक्चुअल में एक्सप्लॉइटेटिव ही हैं। मालवारी सिस्टम के साथ साथ यूपी में तालुकदारी सिस्टम आ जाएगा। जैसा मैंने कहा, तालुकदारी सिस्टम तालुकदार के लिए होगा। तो अब आप ये लगा लीजिए कि सारी चीजें होने के बाद इंडिया अब ब्रिटिश के ग्रिप में है और चीजें उनके फेवर में है। सिस्टम्स दे आर क्रिएटिंग एंड दे आर कंसोलिडेटिंग देम एंड दे आर रनिंग देम। कैसे? हम जरा 2 मिनट इसको समझ लेते हैं कि कैसे। ब्रिटिश सिस्टम में हायरार्की थी, उसमें डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट्स को जो है खत्म करने का ब्रिटिश साथ साथ में सोचती थी, लेकिन अपने फायदे के लिए सोचती थी। ओन बेनिफिट, यस, फॉर ओन बेनिफिट्स। कैसे? ब्रिटिश में अभी चेंजेस आ रहे हैं। ब्रिटेन में 1790s में ब्रिटेन में चेंजेस आ रहे हैं जी। क्या हो रहा है ब्रिटेन में? ब्रिटेन में जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, न्यू वेल्थ के तरीके आ रहे हैं, नया प्रोडक्शन हो रहा है जी, न्यू इंडस्ट्रीज आ रही हैं जी, पॉपुलेशन चेंज हो रही है, एक्सप्लोजन हो रहा है जी, अर्बन सिटीज बन रही हैं जी, टाउन्स बन रहे हैं जी, पॉवर्टी खत्म हो रही है जी। तो अब इन सब चीजों को फाइनेंस करने के लिए, इन सब चीजों को करने के लिए ब्रिटिश में नई नई आइडियोलॉजी आ रही हैं जी। जैसे एक आइडियोलॉजी क्या आई? यूटिलिटेरियन फिलॉसफी। ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ऐसा बोलेंगे वो कि हम जो भी कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों को फायदा होना चाहिए और हमें उसमें कोई कष्ट नहीं है। यूटिलिटेरियन फिलॉसफी आ जाएगी। रिलीजन के स्फीयर में क्या बोलेंगे भाई? भारत में क्रिश्चियनिटी बढ़नी चाहिए, इवेंजेलिकल थॉट। क्रिश्चियनिटी आएगी, एफिशिएंसी आएगी, कॉमर्शलाइजेशन बेनिफिट भी होगा, और हिंदू धर्म का अगर मान लो डाउनफॉल होता है तो कॉलोनी भी बहुत अच्छे से रहेगी, हमारे अंदर मर्ज हो जाएगी। ऐसा भी सोचेंगे वो। ठीक है जी। अब साथ में क्या हो रहा है? मर्केंटलिस्ट फिलॉसफी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मर्केंटलिस्ट फिलॉसफी में क्या होगा? वो अब हो जाएगी रिडंडेंट, क्योंकि अब क्या चाहिए? मार्केट। अब क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स। अब क्या चाहिए? फिनिश गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना है। तो मर्केंटलिस्ट तो काम नहीं चलेगी। इसीलिए अब नया फॉर्मूला क्या लाएगा एडम स्मिथ वाला? फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या वाकई फ्री है वो? नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे। तो यानी हिंदुस्तान में आएंगे गुड्स, फिनिश गुड्स, यहां से जाएंगे, यहां से स्टार्ट होंगे जाने रॉ मटेरियल। ये हमें दिखाई देगा अभी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से कि उसके अंदर चेंजेस आ गए। दूसरा, हमने देख लिया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी चेंज आ रहे हैं। विग प्रिंसिपल्स। विग प्रिंसिपल्स कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं? जब आप कहते हो स्टेट का जो है लिमिटेड इन्फ्लुएंस होना चाहिए अफेयर ऑफ सोसाइटी में, तो विग प्रिंसिपल है। इम्पर्सनल लॉ होने चाहिए, कॉर्नवालिस ने बनाए इम्पर्सनल लॉ। वो प्रिंसिपल्स के हिसाब से सोसाइटी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सेपरेशन होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, वो यहाँ कर नहीं रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उसको दिखाएंगे कि हम कर रहे हैं। तो चीजें इंडिया में चेंज कर रहे थे ब्रिटिश, बट अकॉर्डिंग टू देयर ओन विम्स एंड फैंसीज। नेचर, भारत में ब्रिटिश रहे, उसका नेचर क्या होगा, ये डिबेट कहां होगा? पार्लियामेंट में। तो वो कहेंगे इंडियंस को हम सब कुछ दे सकते हैं, लिबर्टी नहीं दे सकते, लेकिन लिबर्टी भी देंगे तो बहुत थोड़ी, क्योंकि लिबर्टी लीड्स टू फ्रीडम, तो वो नहीं हो सकता, बाकी सब मंजूर है। तो यानी दे विल स्टार्ट जस्टिफाइंग नाउ देयर प्रेजेंस इन इंडिया, कि हम यहाँ क्यों हैं, इसी पे चर्चा होगी। चर्चा होगी भारत में पीस एंड ऑर्डर की, चर्चा होगी भारत के डेवलपमेंट की, चर्चा होगी भारत की सिविलाइजेशन की, चर्चा होगी भारत की इंटेलिजेंस की,
लेकिन भारत की फ्रीडम की चर्चा कभी नहीं हो सकती। तो इवेंजेलिकल का ये मानना था कि एक तरफ तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हम पे रूल करे, दूसरा क्रिश्चियनिटी रूल करे, काम हो गया जी। ट्रेडिशनल स्कूल का मानना था कि भारत में आप पेटर्नलिस्टिक तरीके से रूल करो, माई बाप बन के, क्योंकि भारतीयों को जूता खाने की आदत है, वो माई बाप की बात मानते हैं, वो राजा को भगवान की तरह मानते हैं। तो ब्रिटिश भारत में क्या हो गए, भगवान हो गए। इससे ही हम लॉन्ग टर्म में यहां रूल करेंगे। ठीक है जी, ये सारी चीजें हुई। इसी चक्कर में आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। उसमें कुछ चीजें डेवलप हुई, थोड़ी 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 थोड़ी, लेकिन कोई खास चेंजेस नहीं आए चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से। उसके बाद आया आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उसमें आपने 1 लाख रुपया साइड में रख दिया एजुकेशन और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए। बहुत बड़ी बात है, आपको करना पड़ा मजबूरी में, जबकि वो यूज नहीं किया गया। उसके अलावा आपने जो है टी और चाइनीज ट्रेड के अलावा सारी मोनोपोली कंपनी की खत्म कर दी, क्योंकि अब आपको फायदा नहीं लग रहा था कंपनी की मोनोपोली का। आपने जो है यूरोपियंस और ब्रिटिश को अलाउ कर दिया कि वो इंडिया में लैंड खरीद के सेटल हो जाएं। आपने क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ कर दिया, यानी 1813 से पहले इंडिया में ब्रिटिश रूल ने क्रिश्चियन मिशनरीज को आने से रोक रखा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर फेथ के साथ हमने इतनी जल्दी कुछ छेड़छाड़ की तो देयर कैन बी रेबेलियन अमंग मासेस, उसको हमें रोकना है कैसे भी करके। तो ये सारी चीज हो रही थी जी। यानी कि 1813 को आप कह सकते हो कि ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई सोवरेनिटी ऑफ क्राउन जो है वो है किसके ऊपर है, सोवरेनिटी ऑफ क्राउन इंडियन टेरिटरीज के ऊपर। अब उन्होंने खुला एकदम चौड़ा एक्सप्लिसिटली फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कर दिया 1813 में। ये कर लो भाई, क्या करोगे, जब तक मराठे ठंडे हो रहे थे जी। जब तक जो है मैसूर खत्म खत्म, हैदराबाद दब गया, सब्सिडी अलायंस सिस्टम आ गया जी। ये हो गया 1813 में। फिर आ गया आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। कंपनी की मोनोपोली खत्म फॉर द फर्स्ट टाइम। स्लेवरी को अबॉलिश करने की बात आई 1843 में स्लेवरी भी अबॉलिश होगी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बन गई। बॉम्बे और मद्रास की आपने लॉ पावर छीन ली जी। और साथ में आपने क्या किया, आपने बोला कोई भी आदमी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है अगर वो जो है अगर वो क्वालिफाइड है। यानी कास्ट, क्रीड, ये जो जितने फैक्टर जो ब्रिटिश कह रहे थे कि जिनकी वजह से रोक रखा था, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, कलर, इनके बेसिस के ऊपर अब हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में भी एक लिबरल एक्ट आया था इस टाइम पे 1832 में। जब वहां पे वो लिबरल कर रहे हैं तो यहाँ पे तो तमाशा करना ही था। इसीलिए रोल किसका आ गया अब हिंदुस्तान में, मैकॉले कौन थे, फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन। क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से एक लॉ मेंबर भी ऐड हो गया गवर्नर जनरल काउंसिल में, सिर्फ लॉ पर्पसेस के लिए। लेकिन लॉ में लिखा गया इंडियन नहीं है भाई। चार्टर एक्ट में लिखा गया लॉ मेंबर तो होगा लेकिन वो इंडियन नहीं हो सकता। इसीलिए शुरुआत किसकी हुई, अब शुरुआत हुई लॉ के स्ट्रीमलाइन होने की। यानी आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी और सीपीसी, ये जो है आपके 1859-60 तक ये सब आ जाएंगे। फर्स्ट लॉ कमीशन का मेंबर आपका जो है वो नेचुरली 1860 में आपका आईपीसी आ गया, और उसके अलावा 1861 में आपका क्रिमिनल कोड आ गया। सर आज भी यही फॉलो करते हैं हम, सीआरपीसी और सीपीसी? बिल्कुल कर रहे हैं हम यही, हाँ बिल्कुल यही कर रहे हैं। इसमें कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड। बिल्कुल यही कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं। अभी टाइम कहाँ मिला हमें चेंज करने का। ये चेंज कर दोगे सोसाइटी चेंज हो जाएगी, सोसाइटी चेंज होगी तो वोट कौन देगा फिर। सो इंडियन लॉ कमीशन इंक्वायरी करेगा, पावर क्या है भाई वो अभी बनेगा और वो सारी चीजें करेगा। तो इल डिफाइंड बाउंड्रीज जो थी उनको स्ट्रीमलाइन कर देंगे। लॉ मेकिंग बॉडीज जो है वो थोड़ी सी, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज जो है वो पावरफुल सिस्टम को रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। मजबूरी थी उनकी भी, धीरे धीरे इंडिया स्ट्रीमलाइन हो रहा है तो उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, सारी बात है। तो लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन हो गया, कोई नई प्रेसिडेंसी बनानी है तो वो बना दी।
ये यूपीएससी पूछता है आपसे एग्जामिनेशन सोच के कि भाई क्या हुआ, तो अब यानी कि कोई बोर्ड ऑफ कंट्रोल की तरह बॉडी बनाने की अभी जरूरत नहीं थी, समझे, अभी कोई जरूरी नहीं थी। मैकॉले और वो तो जो है वो बोर्ड, मैकॉले खुद ही बोर्ड, मैकॉले और जेम्स मिल खुद ही बोर्ड, मैकॉले बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल से खुद ही जुड़ा हुआ है वो, तो नया सिस्टम उसकी बनाने की जरूरत नहीं थी। 1853 में फिर एक और चार्टर आएगा, वो क्या करेगा जी, वो भी मेंबर बढ़ा देगा। लॉ गवर्नर जनरल काउंसिल को बड़ा कर दिया जी लेजिस्लेशन के पर्पज से, 12 लोग आ गए उसमें सपोज करो, ठीक है, लेकिन सब क्या है, ऑफिशियल हैं जी। अब क्वेश्चन उठा 12 मेंबर कौन, सारे ऑफिशियल होंगे जी। उसमें भी कौन होगा, गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल, कुसाइन जज होंगे, 4 मेंबर और हो जाएंगे इधर उधर के, नॉर्थ मतलब बॉम्बे को रिप्रेजेंट कर दिया, मद्रास को रिप्रेजेंट कर दिया, यही सारे लोग 12 मिलके हो जाएंगे, ठीक है। टेरिटरीज जो है वो किसके उसमें रहेंगी, टेरिटरीज विल रिमेन इन द ट्रस्ट ऑफ क्राउन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके पास रहेंगी जब तक क्राउन बोलेगा, जब तक मैं हम चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी 1853 का, कि लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स कुड बी मेड पब्लिक, उनको पब्लिक करे जाने की बात होने लगी, जैसे अब पार्लियामेंट में आज होता है, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात थी और पब्लिश की गई ऑफिशियली, तो बड़ा मजा आ गया, ये तो वही बहुत अच्छी बात थी। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो कंपनी इंडिया में थी अब उसका रोल तकरीबन खत्म हो गया था, वो बिजनेस ऑफ ट्रेड में नहीं रही, अब वो बिजनेस ऑफ ट्रेड में नहीं रही, वो किस में आ गई है, बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट में। बिजनेस ऑफ ट्रेड से कहां आ गई, वो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, ये हो गया है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे दी। प्राइम कंसर्न अपने इंटरेस्ट, उन्होंने जो है इंडियन ट्रेडिशंस को जो कुछ को अप्रूव कर दिया, कुछ को रिजेक्ट कर दिया, जो पूरे सिस्टम में फिट हो रहे थे उनको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि जहां जहां पे उनको लगा फायदा हो सकता है पुराने सिस्टम को कंटिन्यू किया, उसके बाद बाकी को तोड़ दिया। इंडिया के साथ फ्रेंडशिप ब्रिटिश एटीट्यूड की 1793 तक तो इक्वल थी, मान लो कॉर्नवालिस के टाइम तक थोड़ी इक्वल बेसिस पे थी, उसके बाद कोई इक्वल हायरार्की नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है हेस्टिंग के तो फ्रेंड भी थे इंडियंस, वॉरेन हेस्टिंग्स के, कॉर्नवालिस और वॉरेन हेस्टिंग्स दोनों पे जाने के बाद मुकदमे चले इसी बात के कि तुमने भारत में लूट मचाई है। अब उन ब्रिटिश पार्लियामेंट पे कौन चलाएगा, इन दोनों को तो चलाएगा, एक ने गोली मार ली, एक ने सुसाइड कर लिया। अब जैसे अगर हम जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी में क्या हुआ कॉर्नवालिस के बाद, कॉर्नवालिस के बाद जो है मजिस्ट्रियल और पुलिस कंट्रोल तो डिस्ट्रिक्ट में था, डिस्ट्रिक्ट जज मजिस्ट्रेट करके जो था, और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू किसके पास थी, वो कलेक्टर के पास थी। भाई जो सिविल जज की पोस्ट बनाई वो अलग हो गई, और जो है आपका रेवेन्यू कलेक्शन के लिए आपका जो है कलेक्टर अलग हो गया, तो यानी ऐसे था ये अलग अलग। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपका कलकत्ता में है। अब 1829 में क्या होगा, पहली बार एक और पोस्ट इनका बाप बन के आएगा, उसको कहेंगे कमिश्नर। कमिश्नर अब सबका बाप आ गया। 1829 में ये पोस्ट विलियम बेंटिक के टाइम पे क्रिएट हो गई। कमिश्नर किसको सुपरवाइज करेगा, कलेक्टर को। ले भैया तेरे ऊपर एक बैठ गया, कलेक्टर जो है उसके ऊपर बैठ गया, कलेक्टर के ऊपर बैठ गया, और कमिश्नर क्या है, जुडिशियल ऑफिसर भी है, वो जुडिशियल ऑफिसर भी है, कमिश्नर जुडिशियल ऑफिसर भी है, कमिश्नर कलेक्टर के ऊपर भी बैठेगा। बाद में तो जुडिशरी को अलग सेपरेट ब्रांच बना देंगे, जुडिशरी बाद में सेपरेट ब्रांच बन जाएगी, लेकिन पावर जो शुरू में थी वो कमिश्नर के पास थी। तो यानी कमिश्नर अब एक स्ट्रीमलाइंड एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर हो गया, यानी जो आपके प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील थे और आपका प्रोविंशियल को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो हम बात कर रहे थे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कोर्ट ऑफ अपील, ये सब क्या हो गया, अबॉलिश हो गया। ये अब स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइंड हो गया, सिंगल चेन ऑफ कमांड, कमिश्नर कलेक्टर उसके नीचे, जुडिशरी का अलग से ब्रांच बन गई। जुडिशरी के पास, कलेक्टर के पास जो है क्या पावर हो गई, पुलिस की पावर हो गई। जुडिशरी के पास हो गई, मतलब कलेक्टर के पास पावर है रेवेन्यू पावर, जो आज भी है, आज भी रेवेन्यू पावर कलेक्टर के पास ही है, रेंट की, रेवेन्यू केसेस की। अगर कोई बिल्डिंग गिर रही है गुड़गांव में तो डिप्टी कमिश्नर ही जाएगा, पावर ही उसके पास है, हायरार्की हो गई नीचे स्टाफ की। जुडिशरी का रोल थोड़ी ना है उसके अंदर, कलेक्टर का रोल है। जुडिशरी तो तब आएगी रोल में जब फॉल्ट फाइंडिंग कमीशन होगा कि भाई यहाँ ये गलती है, ये नहीं हुआ, चल भैया कोर्ट केस होगा। वो पैराडाइजो वाला जो पकड़ा जाएगा तब कोर्ट केस होगा ना, मतलब उसके खिलाफ जब होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि एक सिस्टम बन गया 1829 तक ब्रिटिश का हमारे यहाँ पे रहने से, और हमने क्या किया, उनको एक
पर्सनल पावर्स भी दे दी, एक पैटर्नलिस्टिक प्रिंसिपल, पितृसत्तात्मक हमने एक स्वरूप पैदा कर दिया। जो आइडिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स का, उसकी जगह हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो प्रिंसिपल जो थी यूनियन ऑफ पावर्स और इंडिविजुअल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमने एक सिस्टम बनाया। 1832 के बाद ये लगा लो विलियम बेंटिक थोड़ा बहुत मौका देगा, बहुत ही लोअर लेवल पे मुंशी, पंच, जिसको पंच बोलते हैं अभी भी, ये पंच हो गए या छोटा मोटा और सबऑर्डिनेट काम हो गया, पटवारी जैसे जो ये रूल है, ये सारी चीजें इंडियंस को मिलने लग जाएंगी। और आप कह लीजिए कि बंगाल में पहले ये सारी चीजें हो रही हैं। कमिश्नर जो थे वो एक तरीके से उनके पास बहुत पावर्स थी, जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर भी बैठते थे, वो रेवेन्यू ऑफिसर्स के ऊपर भी बैठते थे। बंगाल में जैसे 20 कमिश्नर बिठा दिए, वो 20 कमिश्नर जो है फाइनल अथॉरिटी है अपने आप में, रेवेन्यू की भी फाइनल अथॉरिटी है, जुडिशरी की भी फाइनल अथॉरिटी है। ओके, तो मतलब कमिश्नर जो है वो आप लगा लीजिए कि पोस्ट वाज क्रिएटेड एंड दिस सिस्टम came up in Bengal first and then it will be applied over rest of the India, अगर हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट की बात करें। अब लेकिन एक क्वेश्चन हम और बात कर सकते हैं बिफोर वी वाइंड अप, कि भैया कैरेक्टर क्या था ब्रिटिश रूल का इंडिया में? तो क्या मिलिट्री रूल था? हाँ भैया? नो सर। नहीं था। नॉन मिलिट्री रूल था इंडिया में? सर एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ? इंडिया में या बंगाल में सर? मतलब वही इंडिया में ही लगा ले, बाद में तो बंगाल में ही है ना पूरा। ब्रिटिश कैरेक्टर इंडिया में ही पूछ रहा हूं मैं। नॉन मिलिट्री रूल कहीं पे? नॉन मिलिट्री था, मतलब तू कह रहा है कि मिलिट्री का कोई रूल ही नहीं है? मतलब मिलिट्री का था, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, मिलिट्री क्या करा रही है? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करा रही है, इसीलिए सेमी मिलिट्री रूल है। क्या है? सेमी मिलिट्री रूल। हाँ, तो कॉर्नवालिस क्या है? वो आर्मी का अफसर भी है, कॉर्नवालिस कमांडर भी है, कॉर्नवालिस एडमिनिस्ट्रेटर भी है, सेमी मिलिट्री है। ये तेरे जितने थॉमस मुनरो और जितना तेरा जितने ब्रिटिश के ऑफिसर थे सारे क्या है? मिलिट्री कमांडर है सारे के सारे। यानी मिलिट्री कमांडर भी, एडमिनिस्ट्रेटर भी एंड तीन चीजें बोली ना, एडमिनिस्ट्रेटर, मिलिट्री कमांडर एंड पता नहीं अब मैंने क्या बोला यार ये तो इरिगेशन जैसे हो गया, इरिगेशन सिस्टम कौन बनाएगा भाई? मिलिट्री ऑफिसर्स जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। कैंटोनमेंट बनेंगे इंडिया में, क्या बनेंगे? सुना है आपने कैंटोनमेंट शब्द? अरे कैंट सुने? कैंट? यस सर। यस सर, जैसे दिल्ली कैंट है। हाँ जैसे दिल्ली कैंट है, बिल्कुल दिल्ली कैंट, आगरा कैंट, अंबाला कैंट। अंबाला कैंट, बिल्कुल सही कहा। ये बनाया जाएगा, आपके ब्रिटिश ऑफिसर्स बनाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश ने जो क्रिएट किया, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया जो बनेगा या कोई भी डिपार्टमेंट जो बनेगा, उसको हेड मिलिट्री वाला ही कर रहा है। यानी मिलिट्री ही एडमिनिस्ट्रेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन ही मिलिट्री है। रेलवे हिंदुस्तान में बनेगी, उसे कौन बनाएगी? मिलिट्री बनाएगी। टेलीग्राफ हिंदुस्तान में आएगा, कौन बिछाएगा? मिलिट्री बिछाएगी। बड़े बड़े पुल बनेंगे, इरिगेशन सिस्टम्स बनेंगे, कौन करेगा? मिलिट्री करेगी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनेगा, कौन करेगा? मिलिट्री करेगी। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनेगा, कौन संभालेगा? मिलिट्री संभालेगी। यानी कि प्रिंसली स्टेट में रेजिडेंट बन के कौन जाएगा? कौन जाएगा रेजिडेंट? मिलिट्री। मिलिट्री जाएगा। तो इसीलिए आज भी आप देखो ना, बहुत सारे मिलिट्री जनरल जो है गवर्नर बना के उनको हम स्टेट्स में भेज देते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, अभी वहां के जो ब्रिगेडियर साहब हैं, मैं जानता हूं उनको, बहुत सालों से परिचित हूं मैं उनका। और एक सिस्टम होता है, इन लोगों को एक्सपीरियंस होता है। तो यानी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कंट्रोल कौन करेगा? मिलिट्री करेगी। तो ये समझ लीजिए आप कि बिना मिलिट्री ऑफिसर्स के कुछ भी नहीं हो सकता था। ये है बात। अगर कोई शॉर्ट नोट आ जाए तो आप बना सकते हो। सर डाउट था सर। बोलो भाई। सर मिलिट्री थी, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोवाइड करा रहे थे, हम बोलते हैं कि सेमी मिलिट्री थी। लेकिन सर ये सब चीजें तो मुगल टाइम में भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन तब भी था, मिलिट्री तब भी थी। लेकिन मुगल टाइम से ब्रिटिश कल्चर का किस तरह से डिफरेंट था सर? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसका उत्तर आपके पास ही है। यही हम लास्ट पॉइंट बस डिस्कस कर रहे हैं। कल हम सिविल वाले से स्टार्ट करेंगे, सिविल सर्विसेज जो आपने शुरू में पूछा था। भाई ये हो गया मुगल, ये हो गया ब्रिटिश, दिखाई दे रहा है?
यस सर। अब मुगल में है मनसबदार और है जागीरदार, ठीक है। यस सर। ये किसके अंडर में है? अकबर या मुगल रूल। यस सर। अकबर का एक दरबार भी है, हैं? यस सर। और अकबर जो है वो डिपार्टमेंट भी है अकबर के। हाँ सर, उसने डिपार्टमेंट बना रखे थे और अलग। डिपार्टमेंट अकबर की मिलिट्री भी है, यस सर, मिलिट्री में। अकबर का ट्रेड एंड कॉमर्स भी है, अकबर के टाउन भी हैं, अकबर के टाइम पे मर्चेंट्स भी हैं। अकबर के टाइम पे मर्चेंट्स को लूटा जा रहा है, उनसे मैक्सिमम रेवेन्यू लिया जा रहा है? नहीं सर। नहीं लिया जा रहा। पीजेंट से रेवेन्यू लिया जा रहा है? यस सर। लिया यस जा सर। रहा है, लेकिन क्या उनसे मैक्सिमम रेवेन्यू लिया जा रहा है? मैक्सिमम नहीं है सर, एक साइंटिफिक वे नो है सर। जो। साइंटिफिक वे है। क्या पीजेंट रिवोल्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सुनवाई हो रही है? हो रही है। नहीं भी हो रही तो ब्रिटिश जैसा नहीं हो रहा। जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो अकबर ने बनाए हुए हैं, वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसका पैसा कहाँ जा रहा है? इंडिया में ही लग रहा है सर। इंडिया में जा रहा है। बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बन रहे हैं। अकबर ने फतेहपुर मोनूमेंट। सीकरी बनाया, अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया। ब्रिटिश ने 200 साल रूल किया। फोर्ट के अलावा और बिल्डिंग्स के अलावा, अपने पर्पस के अलावा उन्होंने क्या बना दिया? बता दो। रेलवे वगैरह इंट्रोड्यूस कराई सर। और रेलवे भी अपने लिए किया था, खैर वो उनकी मजबूरी थी, मैं समझ गया, रेलवे एग्जांपल है, लेकिन रेलवे की उस टाइम हमें जरूरत थी? तब सर उनको ज्यादा जरूरत थी, हमें नहीं उनको थी। ही थी, हमें नहीं थी। जिन कंट्रीज में हमारे बाद रेलवे आई, क्या वो साउथ कोरिया या जापान, क्या वो डेवलप नहीं हुए? सर ज्यादा मोर डेवलप है सर इंडिया। ज्यादा डेवलप्ड है वो। तो यानी कि अकबर का टाइम का जो रूल है वो मिडिवियल पीरियड का रूल है, मॉडर्न नहीं है वो हमारे वो मिडिवियल है। वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो एक सोसाइटल बेसिस के ऊपर है, जिसकी जवाबदेही भी है। अकबर पेंटिंग भी कर रहा है ओपन, हमें अकबर की स्टोरी पता है, हमें जहांगीर का पता है, हमें शाहजहां का पता है, हमें औरंगजेब का पता है। ब्रिटिश गवर्नर्स कितना माल कूट के कहां ले गए, कैसे इंग्लैंड में पहुंचा, ये हमें पता है? नो सर। नहीं पता। गवर्नर जो कर रहे हैं वो विदेशी हैं, दे आर फॉरेन, बिकॉज वट एवर इज बीइंग डन इन इंडिया, वो जो वेल्थ जनरेट हो रही थी इंडिया में, वो कहां जा रही है? इंग्लैंड ब्रिटेन में जा रहे सर, मतलब फॉरेनर से फॉरेन। तो सारा सिस्टम जो ब्रिटिश ने क्रिएट किया, दैट एक्चुअली डिस्ट्रॉयड आवर हार्मनी। आया मॉडर्निटी। ये है किस्मत और समय की बात कि जब मुगल रूल खत्म हो रहा है तो मॉडर्न पावर यूरोप में राइज कर गई, और वो वहां राइज कर गई, वो इस सिस्टम से ज्यादा एडवांस है, ज्यादा खतरनाक है। ये सिस्टम कोलैप्स हो गया, हमारे वाला मुगल वाला जो हमारा इंडियन सिस्टम था, ये कोलैप्स कर गया। नए सिस्टम ने उसको रिप्लेस किया जो कि एक्सप्लॉयटेटिव था। सर यूरोप में मॉडर्न पावर का राइज करना भी इसका वन ऑफ द रीजन कह सकते हैं हम, कि जो बिल्कुल है। मॉडर्न देखिए, जब आदमी को रोटी पानी मिल जाता है, सब कुछ कर लेता है, तो उसका दिमाग बाहर भागता है, जैसे रशिया का भाग रहा है। अफगानिस्तान नहीं सोच सकता कि मैं अटैक कर दूं, और रशिया ने भी सोचा था 2 दिन का गेम है, लेकिन 2 दिन का गेम नहीं है, गेम लंबा होगा, क्योंकि मिडिवल माइंडसेट नहीं है। रशिया की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म वाली थी, स्टेट कैपिटलिज्म वाली, जिसको डेमोक्रेसी कहता है आज की डेट में। और वेस्टर्न वर्ल्ड फुल्ली कैपिटलिस्ट है, फुल्ली कैपिटलिज्म है वहां पे, कैपिटलिज्म प्लस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, समझे? कैपिटलिज्म प्लस रेशनैलिटी, तो वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा कैपिटलिज्म, क्योंकि खुद ही अपने आप में पावर है। लॉजिक किस पे चलता है वो? लॉजिक। लॉजिक पे। मुगल रूल लॉजिक पे चल रहा था? सर उसमें लॉजिक नहीं था सर, एक ट्रेडिशन फॉलो हो रहा था। ट्रेडिशन भी थे, इंटरटेनमेंट भी था। हम कहते हैं जी कि अकबर के जो एक दरबारी थे उनका नाम था बीरबल। हमने कभी गवर्नर जनरल का दरबारी सुना है कि उसने कोई चुटकुला सुनाया? नो सर। फिर तो आपको देखना पड़ेगा ना। अगर आप अकबर से मिलते, अकबर आपसे खुश हो जाता तो आपको एक माला दे देता सोने की, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अंग्रेजों में तो हमने ऐसा कुछ नहीं सुना। अंग्रेज तो इंडियन से पंखा चलवा रहे थे, पंखा चलवा रहे थे, हाथी चलवा रहे थे, घोड़े चलवा रहे थे, समझे भाई?
तो तुम्हें मॉडर्न सिविल सर्वेंट बनना है, क्या बनना है? मॉडर्न सिविल सर्वेंट। हाँ बन सकते हो सचिन आप, अगर 2-3 साल ढंग से काम कर दिया तो। पूरा सर नाम ये क्या है? सचिन पालीवाल। पालीवाल, जनरल कैटेगरी? यस सर। ओके, हाँ भाई राजीव जी। सर ये रूल मतलब जो ब्रिटिश रूल से ये चेंज ही नहीं हुए सर। क्या? जब संविधान लिखा गया था सर आजादी के बाद, अभी चेंज क्यों नहीं कर दिया सर? कैसे एकदम चेंज कर दें? भारत तो इकट्ठा हो जाए पहले। भारत जो है इतना विविधता का देश, उसको मॉडर्निटी को अपने आप को करना पड़ रहा है, और मॉडर्न फोर्सेस एंड पावर पूरे वर्ल्ड में है। वो हमें जो है उनका चैलेंज है, हमें चैलेंज है हमें बैकवर्ड नहीं जाना, हमें चैलेंज है हमें अपने हिसाब से मॉडर्न होना है। तो हमने संविधान अपने हिसाब से बनाया, अपनी मॉडर्निटी के हिसाब से बनाया। हमारा संविधान बिल्कुल मॉडर्न है, उसका इंटरप्रिटेशन मॉडर्न है, हमारा संविधान बैकवर्ड नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग हमें कहने लगे कि तुमने तो आयरलैंड से ये ले लिया, रशिया से ये ले लिया, तुमने यूके से ले लिया, तुमने यूएस से ये ले लिया, तुमने जो है सब कुछ तो बोरो कर लिया, कनाडा से भी बोरो कर लिया, जापान से बोरो कर लिया, रशिया से बोरो कर लिया, वेमर रिपब्लिक से बोरो कर लिया, इमरजेंसी पावर रिपब्लिक कर ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 भी तुमने जो है रेप्लिकेट कर लिया, तुम्हारा कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअली हमारे संविधान में सब कुछ हमारे हिसाब से है। हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, चेंज बोलना आसान है, चेंज क्या करें? अभी जब पहुंचोगे मॉडर्न इंडिया के खत्म पे तब देखना ना। अभी तो हमने मॉडर्न इंडिया में एंट्री भी नहीं की है, अभी तो हम ब्रिटिश की फैक्ट्री को ही समझ रहे हैं कि साला इन्होंने घुस के किया क्या। घुस तो गए, और घुस के वो बना भी रहे हैं, और हमें पता भी नहीं है। अगर पता भी चल रहा है हमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे आप कहते हो भाई मेड इन चाइना को बॉयकॉट करो, रिप्लेसमेंट तो बताओ उसका। आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा ना पहले। प्रोडक्शन भी तो होनी चाहिए, फिर वो प्रोडक्शन होनी चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए, है ही नहीं हमारे पास, रिसोर्सेज नहीं। रिसोर्सेज भी होने चाहिए। तो हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। तो कल हम सिविल सर्विसेज को पकड़ेंगे, उसके बाद हम वेल इजिली और आगे जाएंगे। और कोई डाउट, सवाल, क्वेश्चन, प्रश्न कुछ? किसको बोला था मैंने कि वो चैप्टर कर देना पुराने वाली किताब के? हेलो, ठीक है आप कर दीजिए, फिर बात करते हैं। विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कुछ और कहना है किसी को? किसी को कुछ कहना है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। थैंक यू सर।